इन बोर एटम मॉडल लिखा हुआ ना, इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 to 3, कहां से कहां जंप हो रहा है बेटा, 1 से 3 में, तो एब्जॉर्ब हो रही है एनर्जी, और जितनी एब्जॉर्ब हुई होगी वापस आएगा तो उतनी एमिट भी करेगा। तो अपन 3 से 1 करें चाहे 1 से 3 करें, एक ही बात है, बस सिंबल अलग रख लेना ऐसा। ये एब्जॉर्प्शन का, वो एमिशन का। हाउ मच एनर्जी इज एब्जॉर्ब पूछा है, ठीक है। तो 3 से 1 का एनर्जी का गैप माइनस कर दो ना, सीधी सी बात है। तो फर्स्ट में एनर्जी कितनी होती, देखो मुझे जब याद, देखो या तो ये करोगे बेटा, आवाज तुम्हारी ज्यादा आ रही है मुझसे, बातें नहीं करो। या तो 1 और 3 की एनर्जी अलग अलग निकालो पहले, -13.6 z²/n² से पहले 1 वाले की निकाली, फिर 3 वाले की निकाली, फिर पता लग गया कि 1 की इतनी है, 3 की इतनी है, फिर माइनस कर रहा हूँ बैठ के। या तो मैं ये करूँ, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इधर देखो, E इज इक्वल टू क्या होता है, -13.6 z²/n²। तो इस n के लिए 1 का स्क्वायर रख के, और z तो बन ही रहेगा हाइड्रोजन का, तो E1 कितनी आएगी, -13.6। अब E2 अगला, एनर्जी 2 क्या है, -13.6 z²/n²। z तो हाइड्रोजन है तो बन ही रहेगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 से डिवाइड करूंगा तो इसकी एनर्जी कितनी आएगी, 9 1 9 1.51 आती है। तो एनर्जी 2 कितनी आएगी, 1.51। और ये मेरे को डायरेक्ट भी याद थी ना वैसे, मतलब इतना सॉल्व नहीं करना है वहाँ पे, मुझे पता है कि 3 की एनर्जी कितनी, 1 की कितनी है, सीधा माइनस कर दूं, क्योंकि गैप पता करना है ना, तभी उतनी तो एनर्जी गई होगी, आई होगी। समझ में आए, E3 - E1 करूँगा, मतलब E2 - E1, या समझ गया ना क्या है वो, दोनों का एनर्जी का गैप। ये 2 1 को उससे कंफ्यूज मत करना। तो क्या है, सॉरी 1 का कितना होता है, 13.6 में से क्या माइनस करना है मेरे को, जो भी माइनस करते रहना यार, E1 E2 मत लिखो, फालतू कंफ्यूज हो गए। मुझे बस 13.6 में से क्या माइनस करना है, 1.51, ठीक है। माइनस कर लूँगा, ये 9 बचेगा, 60 में से 51 गया तो, ठीक है। ये 12, तो लेकिन ये काई में आई है बेटा एनर्जी, 12.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम होता है अपना वो फॉर्मूला, ये जो होता है ना EV पर एटम लिखते हैं। तो ये तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू आई है ना, उसने ऑप्शन अर्ग में दिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻90। तो इसमें मेरे को 12.9 × 1.6 × 10⁻19 जूल हो गया है। अब 1 जूल कितना, 10⁷ हुआ था, तो इतना जूल, इसमें इतना का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 1 जूल इतना होता है, तो मेरे पास कितने जूल है, ये पूरा है ना, तो इसको इधर भी और इसको इधर भी, तो इसमें 10⁷ का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अर्ग में आ जाएगी चीजें। सॉल्व कर लोगे तो फाइनल आंसर ये वाला आएगा, इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे क्या, कोई डाउट, क्लियर है सभी को। अगला है, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी, बोर थ्योरी के हिसाब से द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, या तो L लिखते हैं, और L क्या होता है, MBR, ये होता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट। तो एंगुलर मोमेंटम पूछा है उसने, तो मुझे पता है ना बेटा, एंगुलर मोमेंटम MBR = NH/2π होता है, और MBR ही तो अपना एंगुलर मोमेंटम है L, तो ये यही हो गया ना, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π, और N की वैल्यू कितनी दी इसने, 5th ऑर्बिट है, तो 5H/2π, 5/2 कितना होता है, 2.5 H/π, ये आंसर आएगा। क्लियर है। अब ये जो n में तुम कंफ्यूज हो रहे हो ना, इंटीग्रल मल्टीपल, तो n तो 5 ही है ना बेटा, n का मतलब रिंग, तो रिंग के बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, या तो इस रिंग में होगा या इस रिंग में, तो वो n का मतलब ये है कि इंटीग्रल मल्टीपल मतलब या तो 5th रिंग, चौथी, तीसरी, पांचवी, जो भी नाम दे रहा है वो, ये नहीं कि 2.5 रिंग में रहेगा, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। तो वो, तो ये जो तुम्हारा आंसर है वो n/2 का है, ये है, तो उसको इंटीग्रल मल्टीपल मत समझो ना, या तो इसको मैं ऐसे लिखता फिर पूरा कि 5H/2π, ये सही रहता, लेकिन ऑप्शन ऐसा नहीं दे रखा है तो मेरे को डिवाइड करना ही पड़ेगा ना फिर, इसीलिए ये, वरना अपना ओरिजिनल आंसर तो 5H/2π है, 5th रिंग, इंटीग्रल मल्टीपल। क्लियर है। चलो ये वाला करते हैं, इसका आंसर कितना आया था बेटा, ठीक है, आ गया। अब इसको देखो,
आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है? देखो टोटल एनर्जी माइनस में होती है, लेकिन अगर उस इलेक्ट्रॉन को वहां से आयनाइज करवाना है तो मैंने बोला तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इलेक्ट्रॉन वहां से हटेगा ना। तो आयनाइजेशन पॉजिटिव में होती दे रखी है इसने, ठीक है। बस टोटल एनर्जी और आयनाइजेशन का रिलेशन ये था कि सिंबल पलट दो, फॉर्मूला सेम होगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ आयनाइजेशन, ये माइनस आयनाइजेशन इज इक्वल टू टोटल, जो तुमको लिखना है। आयनाइजेशन पूछा है ना, तो माइनस टोटल कर दो। समझ में आ गया ना? कैसे भी टोटल एनर्जी होती माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, तो आयनाइजेशन एनर्जी को पूछे तो क्या होगी 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, सिंबल हट जाता है, वही लिखा उससे फिर तुम पता है क्या रटोगे। ये इतना है फोन में। अब उसने क्या दिया, एक की आयनाइजेशन दी है हाइड्रोजन की इतनी, पूछ रहा है हीलियम की कितनी होगी He+ की, तो निकाल पाओगे? हाइड्रोजन की कितनी हो गई 13.6, हीलियम के लिए वही निकालो ना 13.6, जेड कितना होगा हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर बाय 1 का स्क्वायर, ठीक है। कुछ नहीं दिया तो 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 12, 12 4 से कितना होता है 36, 46, 12 12 12 टू 12 12 से 30, 12 4 से 48 होता है। हाँ तो मैंने 13.6 को अगर राउंड फिगर में 12 रख दूँ, ज़्यादा ही कम कर दिया है, तो 48 से तो ज़्यादा ही आएगा ना आंसर, 48 से ज़्यादा जो भी आ रहा है। 12 की टेबल तो याद है मेरे को, 13 की याद नहीं है। 13 की याद है तो 13 से कर लेना, मेरे को 12 की याद थी, ठीक है ठीक है। समझ गया ना कैसे? अगर 10 की तो याद होती है, 10 4 से 40, 40 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए क्योंकि 3 माइनस किया है। इसको अगर 10 रख दूं तो 10 4 से 40 होता, तो 40 से तो आंसर ज़्यादा ही आना चाहिए ना। बस ये नहीं है पॉइंट, इतना से ज़्यादा नहीं आएगा, एक ही ऑप्शन बचा फिर। हाँ या तो मल्टीप्लाई, बट अगर बिना पेन उठाए करना है कि ठीक है यार कौन टाइम वेस्ट करेगा इतना मल्टीप्लिकेशन में, ऐसे होते हैं क्वेश्चन। क्लियर है? चलो और क्वेश्चन लिख पा रहा हूँ। फोटो वाला कहाँ गया है फोटोग्राफर? इसमें कीजिए एटॉमिक नंबर 30 दिया है, किसी का भी बेटा इधर एटॉमिक नंबर अगर दे रहा है तो एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और अगर इलेक्ट्रॉन नहीं निकाले हो या ऐड किए हो तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर होता है, वरना इलेक्ट्रॉन को हमेशा बराबर नहीं दोगे, ठीक है। तो मैं अभी लिख रहा हूँ लेकिन बोल के लिख रहा हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होंगे अगर नहीं निकाले नहीं ऐड किए, ठीक है। इट कंटेंट 2 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट मतलब +2 है ऊपर, तो कोई एक एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर कितना है 30, चार्ज कितना दिया ऊपर +2, ठीक है। हाउ मेनी प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर देयर इन कैटायन, तो जो कैटायन बन रहा है इसमें प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो 30 है तो प्रोटॉन का 30, ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं। अब इनमें बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन कितने, तो इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही, लेकिन +2 दिया तो 2 और कम हुए होंगे ना, तो 2 कम मतलब 28, तो 28 ये ऑप्शन मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है। फिर व्हाट आर आइसोटोन, आइसोटोन मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, ठीक है, इसका मतलब होता है न्यूट्रॉन से। न्यूक्लियस में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है, मतलब वेट न्यूक्लियस डिनोट करता है ना, तो वेट में से अगर प्रोटॉन माइनस कर दूं, ठीक है, तो न्यूट्रॉन का नंबर आ जाएगा। ये सब लेक्चर नंबर 1 बेसिक्स में बताया है, अगर किसी को कोई चीज़ नहीं याद आ रही है तो वहाँ जाके देख लेना एक बार, ठीक है, बहुत जल्दी रिवाइव हो जाएगा, कॉपी में देख लेना, सब लिखा होगा। चलो न्यूट्रॉन का नंबर से मतलब मास में से ये माइनस ही करना रहता है, बस इनका ज्ञात, इसको माइनस करता हूँ तो न्यूट्रॉन आ जाता है। 12 - 6 6, 13 - 6 7, 14 8, तो ये तो अलग है ना, ये 0 और 2 0 और 2 0 और 2, तो ये आंसर होगा, बाकी मैच कर लेना, नहीं जा रहे हूँ, ये है तुम खुद करके देख लेना। अगला रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछा है, याद रखना, ठीक है। पहला आइसोटोप है, क्या आइसोटोप का मतलब क्या होता है, मतलब सेम एलिमेंट लेकिन मास अलग, सेम एलिमेंट है मास अलग है, मास ये होता है ना, तो अलग है, सही बात है, तो ये तो करेक्ट में आ जाएगा। रॉन्ग पूछा है। आइसोटोन, आइसोटोन मतलब न्यूट्रॉन से, इसके न्यूट्रॉन कितने आएंगे 8, इसके भी 8, तो ये बात भी सही हो गई। आइसोबार, आइसोबार मतलब वेट सेम लेकिन एलिमेंट अलग, एलिमेंट अलग है और वेट सेम है, देखो ये भी सही बात है।
आइसोबार है, ठीक है। आइसोबार मतलब एलिमेंट अलग और वेट से, तो वेट तो अलग ही जा रहे हैं ना इसके, तो ये वाला गलत है, रॉन्ग है इसलिए, ठीक है। चलो तो देखो इसके और भी क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, बट अभी टाइम, ठीक है। लेकिन इधर देखो तुमसे एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछेगा कि फास्फोरस में टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताओ, और एक पूछा था फॉस्फेट आयन में बताओ, तो वो सबके गिनने बेटा, याद रखना, फॉस्फोरस के भी गिनने और 4 ऑक्सीजन के भी गिनने। टोटल इलेक्ट्रॉन बोले तो टोटल इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, एक फॉस्फोरस का प्लस 4 फॉस्फोरस के जितने भी इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं सब मिला के प्लस ये 2 और हाँ जो भी होता है, मतलब जो भी एग्जांपल देगा वो, ठीक है। तो फॉस्फोरस के इलेक्ट्रॉन प्लस 4 ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन प्लस ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो जाके इस पूरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। प्रोटॉन पूछेगा तो इसके प्रोटॉन प्लस 4 इसके प्रोटॉन, बस। न्यूट्रॉन पूछेगा तो इसके न्यूट्रॉन प्लस 4 इसके न्यूट्रॉन, मतलब 4 एटम के अलग अलग चिन्ह होंगे, ये 4 नहीं है। क्लियर है? चलो तो ये वाला लेक्चर मैं भी यहीं पे ऐड कर रहा हूँ, कल भी क्वेश्चन से करेंगे अपन, ठीक है। 2-3 घंटे कल निकालता हूँ, और कल भी 2-3 घंटे में बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके वैरायटी खत्म हो जाएगी जितनी, वैसे ऑलमोस्ट आज हो चुकी है। गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलो फॉर्मूले रिवाइज करके आए हो, ठीक है। चलो ये सारे क्वेश्चंस करवाता हूँ मैं। देखो कुछ इसमें 2 ही क्वेश्चन ऐसे जो थोड़े ढंग के सॉल्व करने वाले, बाकी सब सिंपल है बेटा, आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, लेकिन तुम लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो इसीलिए मैंने फिर बेसिक वाले भी लिखवाए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। एटॉमिक साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ, एटॉमिक साइज किस ऑर्डर में होता है, देखो न्यूक्लियस का साइज क्या होता है मुझे पता है, 10⁻⁻15 सेंटीमीटर। एटम का साइज क्या होता है, 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, हाँ ये मीटर है, ठीक है। और -15 को एक फर्मी भी बोल सकता हूँ ना, एक फर्मी मीटर। इसको 1 एंगस्ट्रॉम, या तो ये बोल सकते हैं कि एटम को एंगस्ट्रॉम में, न्यूक्लियस को फर्मी में। अगला भी हो गया, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ का फोर्थ, हाँ हाँ भैया, ठीक है। और सी से या तो मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, आ जाता है ना, आ जाएगा, मतलब V/C = आ जाएगा, बस इतना ही था वो। चलो इधर अब मुझे क्या पूछा उसने, एटम का साइज पूछा था ना, और एटम का साइज जो मुझे याद है वो ये याद है, और इसने काय में दिए हैं सब सेंटीमीटर में, तो जब मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इधर देखो बेटा, मुझे दिया है 10⁻⁻10 मीटर, मेरे को इस चीज को सेंटीमीटर में करना है, तो मीटर बड़ा होता है मुझे पता है ना, ठीक है। तो ये बड़ी वैल्यू है, इसको मुझे छोटी वैल्यू करनी है, देखो इसके साथ तो दोनों देखो, ये मतलब ये यार A/B कुछ है, X = A/B है। अगर मुझे आंसर सेम लाना है तो A को बढ़ा रहा हूँ तो B को कम ही करना पड़ेगा, दोनों को बढ़ाऊंगा तो आंसर ही चेंज हो जाएगा ना, या B को बढ़ाऊंगा तो A को कम करना पड़ेगा, ये समझ में आता है। तो यहाँ भी यही करते हैं, मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर छोटे यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो अपने को क्या करना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इस वैल्यू का क्या करूँगा मैं, बढ़ाऊंगा कि कम करूँगा, मल्टीप्लीकेशन सेम होना चाहिए, ये होता है 10⁻10 इंटू मीटर, यहाँ भी कुछ आएगा इंटू सेंटीमीटर, तो मेरे को वैल्यू सेम रखनी ना। तो अगर ये चीज़ मैंने कम की है तो ये चीज़ मेरे को बढ़ानी पड़ेगी, तो -10 और इसमें कितना बढ़ाऊंगा, क्योंकि गैप कितना होता है मीटर और सेंटीमीटर में, 10⁻2 का होता है ना, 2 या -2 का, तो हाँ मतलब मीटर से सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मीटर, 10⁻2 या -2 वाली चीज़ का। तो अगर ये चीज़ मैं को यहाँ से क्या कर रहा हूँ, कम कर रहा हूँ, तो ये चीज़ क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। और इससे बढ़ाना मतलब क्या हुआ, 2 कम, तो इसका बढ़ाना क्या होगा, 10⁻⁻8, यही होता है ना बढ़ाना। या फिर ये समझो कि 1 मीटर में कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻2 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, 10⁻⁻2 मीटर। ये इधर चले जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में और ऊपर चले जाएगा 10⁻2 सेंटीमीटर है, 1 मीटर अपॉन 10⁻2 = 1 सेंटीमीटर, इधर आ गया तो ये ऊपर जाएगा तो 10⁻2 मीटर = 1 सेंटीमीटर, वही लिखा है, इन्वर्स में कर देते हैं। तो अगर मेरे को किसी चीज़ को मीटर से, इसीलिए अभी इतना टाइम दे के समझा रहा हूँ ताकि आगे हर क्वेश्चन में चीज़ें लगती रहती है, वरना ये मुझे तो आता है, ठीक है, तुम लोग सीख लो अभी यहीं पे बस, ठीक है। तो अगर मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100, ठीक है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है, तो कितने मीटर में, इतने मीटर में कितना होगा, तो 10⁻2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10⁻2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे जाएगा 10⁻2 और कट जाएगा तो -8 बचेगा,
ठीक है, या फिर ये ऐसा है कि 10⁻⁻10 इंटू 10⁻², तो बेस सेम हो जाता है, और -10 + 2, तो -10 + 2 होता है -8। ऐसे जैसे भी तुम लोग करना चाहो इस चीज को, ठीक है। ये अभी समझा दिया, बार बार हर क्वेश्चन में ये चीज नहीं बताऊंगा मैं, ठीक है। पहली बार फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन कर रहे हो इसलिए बता रहा हूँ। मिटाऊं ये, चलो। हाँ देखो, 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर है, मेरे को मीटर को सेंटीमीटर में करना था, तो सीधा 10⁻² का मल्टीप्लाई कर देता। तो इसमें 10⁻² का मल्टीप्लाई करूंगा तो -80 तो बचेगा, नहीं आया। हाँ क्यों, मीटर को सेंटीमीटर में करना है बेटा, सेंटीमीटर को मीटर में होता तो ये करता। मतलब तुम ये लिख के देख, जो 2 यूनिट है ना उसको यहाँ साइड में लिख के देख लिया करो, फिर देखो कि इससे ये करना है तो इससे ये करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई चाहिए, ये इसको बस यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें तुम्हारे आंसर बहुत, दोनों आंसर मिल जाएंगे तुमको कहीं ना कहीं, यहाँ नहीं मिल रहा है बट मिल जाएंगे, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या है अपना 10⁻⁻8, समझ में आ गया। वरना अपन मान लो बहुत जल्दी जल्दी में करते तो -10 लगा देते, नहीं ध्यान देते तो, क्लियर है। और अगर न्यूक्लियस को 5 एटम की जगह कर देते और फिर माइनस करते तो -13 आ जाता। तो सारे ऑप्शन कहीं ना कहीं अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। अब देखो, साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मेजर्ड इन, न्यूक्लियस का साइज कितना होता है बेटा 10⁻⁻15 मीटर, तो 10⁻⁻15 तो एक फेम्टोमीटर होता है ना, तो न्यूक्लियस का साइज फेम्टो में नापते हैं या फर्मी में, फेम्टो फर्मी जो भी बोलो उसको, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। हाँ, ये अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये आया 2, ठीक है। अब इसने जो पूछा है वो करते जा रहा हूं मैं ना, फालतू का कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। द रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस मतलब माइनस होता है ना, डिफरेंस बिटवीन कभी भी दे दे मतलब माइनस, बिटवीन फर्स्ट और सेकंड बोर ऑर्बिट एनर्जी, तो फर्स्ट और सेकंड की एनर्जी को माइनस करना है। 2 का मतलब होता है अपॉन में, टू दैट बिटवीन सेकंड और थर्ड ऑर्बिट। तो मुझे क्या करना है, जो रेशियो लेना है वो किसका लेना है, एनर्जी ऑफ फर्स्ट माइनस एनर्जी ऑफ सेकंड, अपॉन में क्या दिया इसने, एनर्जी ऑफ सेकंड माइनस एनर्जी ऑफ थर्ड। यही क्वेश्चन में लिखा है ना उसने कि इसका रेशियो डिफरेंस अपॉन में इसका डिफरेंस। तो या तो एनर्जी का हर एक में फॉर्मूला लगा के मैं करता रहूं कि एनर्जी का क्या होता है -13.6 z² -13.6 z², 4 बार लिखूं, लेकिन मुझे पता है ना सब -13.6 कॉमन निकाल के कटना ही है, सबका z 1 ही आना है, ठीक है। तो फाइनली सबका z भी 1 आ रहा है, ये सारी चीजें भी 1 आ रही है। देखो इसको सॉल्व, हाँ ऐसे भी हो जाएगा, वैसे सिंपल पड़ेगा जो तुम लोगों ने किया था। चलो ये क्या होगा, -13.6 z² होता है बेटा, माइनस सेम वापिस -13.6 z² अपॉन में सेम, तो 13.6 यहाँ से कॉमन निकलेगा, नीचे से भी कॉमन निकलेगा और दोनों ऊपर नीचे वाले कॉमन कट जाएंगे, तो चारों ये 13.6 कट रहे हैं ना, यहाँ से कॉमन निकाल के यहाँ आएगा, इन दोनों का भी कॉमन निकाल के यहाँ आएगा, तो ये जो ऊपर -13.6 बचेगा ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इसीलिए मैंने चारों के कट रहे हैं। बचा क्या अब z²/n², z मुझे पता है क्या है 1 है, हाइड्रोजन एटम में, तो सबके z 1 ही होंगे, ठीक है, सिर्फ n² का फर्क है, ठीक है। तो बस n² की वैल्यूज रखनी है मेरे को, 1/n1² माइनस 1/n2²। तो इसको सॉल्व करने में फाइनली क्या आएगा मेरा 1/n1² माइनस 1/n2² अपॉन में आएगा 1/n2² माइनस 1/n3 का स्क्वायर। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो। और अगर ये सब इतना नहीं है तो मैं एक अप्रोच ये भी ना, फर्स्ट की एनर्जी मेरे को पता है 13.6 होती है, 13.6 माइनस सेकंड की एनर्जी मेरे को पता है 3.24 होती है, तो 13.6 माइनस 3.4 डिफरेंस हो गया ना एनर्जी का, वही कर रहे हैं। इसमें भी डिफरेंस ले लूँगा सेकंड और थर्ड का और डिवाइड कर दूंगा, बस इसमें कैलकुलेशन फिर आखिरी में ज़्यादा पड़ जाएगी, ये जो पॉइंट वाली चीज़ों को डिवाइड करने में। तो या तो ये अप्रोच लगा लो या फिर इन दोनों की एनर्जी का माइनस इन दोनों की एनर्जी का माइनस,
कुछ अलग नहीं है वही चीजें। समझ में आ रहा है क्या सभी को क्या कर रहे हैं? तो एक अप्रोच तो ये n1 n2 की वैल्यू फिर रख लोगे ना, 1 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर या 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर सॉल्व कर लेना पूरा। देखो या तो उससे कर लो कि फर्स्ट और सेकंड के एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है 10.2, सेकंड और थर्ड की एनर्जी का डिफरेंस कितना होता है 1.5, 1 पक्का 1.89। इसको डायरेक्ट भी डिवाइड कर दोगे तो भी आंसर आएगा। अब वो वही पॉइंट में डिवाइड कर पा रहे हो कि नहीं तुम लोग, ये दिक्कत है। ठीक है 1.89 उसको राउंड फिगर में भी लेके चलो कर सकते हैं यार। अच्छा इसको पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 जीरो लगेगा, 1 से 1 कट गया, बचा क्या है 1020 डिवाइड विद 189। इसको सॉल्व करोगे तो देखो ऊपर की वैल्यू है और नीचे की कुछ वैल्यू है। ठीक है ये अप्रॉक्स कुछ अच्छे खासे टाइम्स में कटेगी। ये 200 के आसपास है, ये 1000 के आसपास है, और 200 और 1000 तो 5 पे कट जाएगा, तो 5 आना चाहिए फिर, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गया है। 3 से कट जाएगा, 3 3 से 9 10 1, 3 4 से 12 0, 3 6 से 18, 3 3 से 9, 3 2 से 6 नहीं ऊपर का फंस जाएगा वो फिर, 3 4 40 डिवाइड विद 63। मतलब अप्रोच समझ गए ना? ठीक है बस अब इसको डिवाइड करोगे जहां कहीं ना कहीं एक अप्रोक्स में तुमको आंसर मिल जाएगा, और इसका आंसर क्या आएगा 27/5। ठीक है अब वो चाहे इससे सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा, और इससे सॉल्व करोगे तो थोड़ा पॉइंट में फंस जाओगे बस। बाकी अप्रोच यही रहेगी, चेंज इन एनर्जी डिवाइड विद चेंज इन एनर्जी। क्लियर है? वाला स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है, मतलब क्या वेलोसिटी है ना। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या दिया, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट मतलब n इजिकल टू 1 है ना, फर्स्ट ऑर्बिट लिखा है तो हाइड्रोजन दे दिया तो क्या z इजिकल टू 1। ये क्लियर है? ग्राउंड स्टेट मतलब n इजिकल टू 1 ही है वैसे। ठीक है इन ग्राउंड स्टेट इसका भी एक्साइटेड नहीं है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है ना, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है 2.18 इंटू 10⁶ z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है ये होता है। अब यहाँ पे z भी 1 है n भी 1 है, तो वेलोसिटी कितनी आई मेरी फाइनली 2.18 इंटू 10⁶। अब जो इसने आंसर दिए, बेटा आवाज नहीं करो यार, जो इसने आंसर दिए वो c की टर्म्स में दिए हैं। अब मुझे इस वेलोसिटी को c की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब या तो मल्टीप्लाई होके हो रहा होगा, डिवाइड होके हो रहा होगा। ठीक है मुझे ये बताना है कि वेलोसिटी जो भी होती है, ठीक है वेलोसिटी किस टर्म्स में दी है इसने, c के अपॉन में कुछ लिखा है। अब वो 1.3 हो 137 कुछ भी हो, क्लियर है? मैंने कट कर दिया है वो। बेटा इधर देख लो, हो गया तुमसे, अब इधर देखो सारे। ठीक है वेलोसिटी उसने दी है, c के अपॉन में कुछ रखा है, तो मुझे c/v करना है कि v/c, वो यहां से पता लगेगा। ठीक है अगर मान लो मैं v/c कर रहा हूं तो 1 के अपॉन में कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ये 13 जो भी इसने दी है। और अगर c/v कर रहा हूं तो ये डायरेक्ट जो वैल्यू है 1370 कुछ ये आनी चाहिए, और वो पॉइंट क्या लगेगा वो देखना पड़े। तो मेरे को देखना है v/c की वैल्यू इसके बराबर आ रही है क्या, किस चीज के बराबर आ रही है, या फिर c/v की वैल्यू किस चीज के बराबर आ रही है, बस वही आंसर होगा। तो c/v की वैल्यू आ रही है 137। इधर देखो c होता है 3 इंटू 10⁸, v क्या है अपना 2.18 इंटू 10⁶। 10⁶ से 10⁸ कटेगा तो 10⁻² बचेगा, ये बचेगा 3/218, तो 3 के अपॉन में 2.18 है, पॉइंट हटाया 2 जीरो ऊपर आएंगे। अब इसको करो डिवाइड बैठ के, क्या हाँ वो 10⁻² बचा है ना, दिक्कत है उसको, रहने देना उसको, इंटू 10⁻² है ना, क्या दिक्कत है, ठीक है पड़ा रहने दे। 218 1 पे आएगा, ये 10, ये 9, ये 2, 0 8 2, पॉइंट का 0, समझ में आया ना।
ओ जिन लोगों से डिवाइड नहीं हो रहा था इधर देख लो, पॉइंट का 0 आएगा, 200 और 800 फर्क कितना होगा, 4 के टाइम्स में तो ज्यादा निकल जाएगा ना, क्योंकि 4 टू 8 800 के ऊपर निकल जाएगा और 18 भी है, तो 3 के टाइम्स में जाएगा वो। अरे यार अगर ये 200 होता तो 200 इंटू 4 कितना होता है 800, और ये 820, तो यहाँ 18 भी तो है, 18 का भी 4 टाइम्स होगा ना, तो वो 100 मतलब 100 और जुड़ जाएगा, तो 900 के आसपास हो जाएगा फिर, तो मुझे उससे एक कम लेना पड़ेगा 3, तो 218 इंटू 3 कितना होता है 3 8 से 24, 3 1 से 3 4 5, 3 2 से 6 654, 3 टाइम्स पे गया था 10 6 1 1 7 1 5 6 7 8 9 10 11 6 166। अभी नहीं जा रहा है तो 0 लगाते हैं हमेशा। अब वापिस से देखो 200 और ये कितना 1600 है, तो किस टाइम्स पे जाना चाहिए 200 और 1600, 7 2 से 14 होता है, 8 2 से 16 होता है, तो वो तो 60 से इसका भी 8 टाइम करूंगा, फिर 18 का टाइम तो बहुत ज्यादा चले जाएगा, तो उससे कम लेना पड़ेगा मेरे को 7 टाइम्स, 8 में तो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो 7 टाइम्स कुछ करूंगा जो भी आ रहा है, तो 1.37 कुछ आ रहा है, तो मेरे 10 ये क्या आया 1.37 इंटू 10 की पावर 2 था, 0.2 नीचे 0 कट गया, तो C बाई वी की वैल्यू 137 आई, तो C बाई वी इज इक्वल टू 137, तो V इज इक्वल टू C बाई 137। अब याद रख लो एक थ्योरी में एक फॉर्मूला लिख लो, जहां बोर में रेडियस लिखा था ना अपन ने, वहां लिख लो वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इज 137 फॉर हाइड्रोजन एटम। इसका मतलब थ्योरी के फॉर्म में ये है कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना फर्स्ट रेडियस में हाइड्रोजन की, उसको अगर स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करूं कि कितनी तेज घूम रहा है, तो स्पीड ऑफ लाइट का 137th अपॉन में उस रेट पे घूम रहा है वो। सारे इधर पेन्स डाउन, सारे इधर देख लो बेटा आप, ठीक है, इधर बिल्कुल लिखना बंद। इस क्वेश्चन का ये मतलब है कि हाइड्रोजन की पहली रिंग है, पहली रिंग में जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसका घूम रहा है, स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज घूमेगी तो लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी, सिंपल फिजिक्स, उससे ज्यादा में पार्टिकल दिखेगा ही नहीं, वो ये E इक्वल टू mc² से आता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन की पहली रिंग में घूम रहा है, बहुत तेज स्पीड होगी, कितनी होती है मुझे पता है कि 2 इंटू 10 की पावर 8 होती है, 2.1 इंटू 2.1 इंटू 10 की पावर 6 होती है, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है 3 इंटू 10 की पावर 8, तो स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा ही है, तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन है पहले रिंग में घूम रहा है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड से घूम रहा है, तो पूछ रहा है कितनी कम स्पीड से घूम रहा है वो बताओ, उसका रेशियो बताओ। तो ये जो है V इज इक्वल टू C बाय 137, तो उसके कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन का जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो स्पीड ऑफ लाइट से 137 अपॉन में इतनी कम स्पीड से घूम रहा है, ये है, ठीक है। और ये याद रख लो थ्योरी में आता है क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट से कंपेयर करवाएगा तो C अपॉन 137 होना चाहिए सीधा, ठीक है। डिवाइड कम मतलब कैसे, अब वो माइनस कम तुम्हारा क्या होता है पता नहीं क्या, वो हो गया क्लियर सभी को, नोट कर लिया कॉपी में, मिटाऊं ये सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट ऐड कर लेना। चलो अगला ये वाला करो बेटा, ये सब तो कुछ क्वेश्चन है ही नहीं, सब वैसे ही हो जाएंगे। देखो इधर सारे इधर देख लो, अब द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में उसका एनर्जी कितनी दी है 13.6, इसका मतलब क्या है Z हाइड्रोजन है तो 1 हो गया, N भी 1 होगा तभी ये आता है, ठीक है। और उसने बोल भी दिया ग्राउंड स्टेट मतलब N इज इक्वल टू 1, ग्राउंड स्टेट दिया हो तो क्या लिखते हैं N इज इक्वल टू 1, और हाइड्रोजन दिया तो N इज इक्वल टू 1, अरे Z इज इक्वल टू 1 सॉरी, Z इज इक्वल टू 1 और ये N इज इक्वल टू 1। तो पहली रिंग की एनर्जी कितनी दी है, पहले रिंग में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये द एनर्जी ऑफ द लेवल करस्पॉन्डिंग टू N इज इक्वल टू 5, फिफ्थ की कितनी होगी ये पूछ रहा है, तो अपने को याद है ना, वैसे भी याद कर ली थी, फर्स्ट की 13.6, सेकंड की होती है 3.4, थर्ड की होती है 1.51, फिर होती है 0.85,
0.85, फिर 0.54, तो पांचवे की 0.54 होती है ना, वही पूछ रहा है। ठीक है, सॉरी, हाँ ये वाला, ठीक है, समझ गए। अब इसी को जब सॉल्व करने पे आया ना, तो ऐसे किया है, देखो एनर्जी कितनी है, -13.6 Z²/n², ये होता है, ये फर्स्ट की है। फिफ्थ की कितनी है, -13.6 Z² तो वही रहेगा 1 का स्क्वायर, अपॉन में n का स्क्वायर चेंज हुआ है बस। तो यहां पे ये जो चीज है, इसको मैं 1 इंटू भी लिख दूंगा ना n² तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये वाली जो वैल्यू है उसने 1 के लिए दी है, ये 1 के लिए वैल्यू सेम है। तो वो कंपेयर करवा के तुमसे सॉल्व करवाना चाहता था कि फर्स्ट की एनर्जी अगर इतनी है तो उसके कंपेयर में फिफ्थ की कितनी होगी, E1 और E5 का कंपैरिजन करूँ तो वो कंपेयर ऐसे करते, इसकी जगह जस्ट E1 रख दिया। 1 क्यों रखा, 1 रखो नहीं रखो मतलब नहीं है ना, 1 इंटू 2 कितना भी कर लूंगा, ये 1 इसीलिए रखा जो कि इसकी वैल्यू 1 है, तो मैंने बस इससे इसको कंपेयर करने के लिए यहाँ रख दिया है, वरना कोई सेंस नहीं उसका। या फिर ये लो, ये कुछ नहीं दिया ना, तो E1 वाली चीजें इतनी क्या है, ये है। और इसको जब E1 से कंपेयर किया तो उसमें Z1 था, ये 1 था, तो वो मैंने इस पूरे को उससे कंपेयर करने के लिए लिखा था बस, कि इसको जब उठा के यहाँ रख दो तो E5 = E1 इंटू ऐसा, E1 इंटू जो भी क्या आ रहा है 0.54, सॉरी डिवाइड विथ कुछ ऐसे ही है। ठीक है, तो अपने को ये है कि फर्स्ट और फिफ्थ का वो कंपेयर करवा रहा था, तो कंपेयर के लिए वही 2 इक्वेशन बनती है, फिर 2 इक्वेशन को या तो डिवाइड कर लो या फिर एक की वैल्यू दूसरे में पुट कर लो, तो वो बजाय अपने को तो याद है ना। क्लियर है, ठीक है, इसका आंसर है। अब इसका देखो व्हाट विल, ये कल करवा चुका था वैसे क्वेश्चन, ठीक है, बस एक बार अप्रोच देख लो क्या थी। व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम। जैसे उसने बोल दिया बामर सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइमन के बाद आता है ना बामर, तो n = क्या है 2, n1 मतलब जहां पे आ रहा है फाइनल लाइट, तो n1 क्या हो गई 2, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ बोला है तो E = hc/λ मेरे को पता है, लॉन्गेस्ट होगा तो ये क्या होगी शॉर्टेस्ट एनर्जी, मतलब जस्ट पास वाले रिंग से आ रही होगी, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया n = 3, क्योंकि इससे जस्ट ऊपर तो वही रिंग है ना। तो बस इसको रख के और आंसर निकाल लेना वेवलेंथ का, लैम्डा का, लैम्डा = 1/λ = RZ², 1/n1² - 1/n2², ये n1 n2 फाइंड करने थे बस क्वेश्चन से, बाकी तो सबकी वैल्यू पता ही है। Z1 है, R की वैल्यू पता होती है, n1 n2 पता लग गए, लैम्डा निकल जाएगा। क्लियर है, ये सॉल्व कर लेना, ठीक है, कल भी किया था। इसका आंसर क्या आ रहा था, ठीक है, नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर, ठीक है, नहीं लिखा हो तो लिख लेना मार्जिन पे। ये वाला क्वेश्चन बेटा इधर अगला, कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं इन सब क्वेश्चन को। इन हाइड्रोजन एटम द एनर्जी ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज कितनी है, देखो ग्राउंड स्टेट में तो मुझे पता है ना 13.6 होती है, तो 3.4 उसके एक्साइटेड मतलब फर्स्ट एक्साइटेड में ही होगी, ठीक है, तो एक्साइटेड में इतनी है। देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेम ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो जिसमें ये वाली एक्साइटेड है उसकी काइनेटिक पूछ रहा है, तो उसकी टोटल तो ये है ना, और टोटल और काइनेटिक का रिलेशन मैंने बता रखा है तुमको, टोटल एनर्जी = माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी = माइनस ऑफ टोटल। तो इसका जब सिंबल ही तो पलटना था, काइनेटिक और टोटल में सिर्फ फर्क कितना होता है, काइनेटिक अगर -3 दी है तो टोटल +3 हो जाएगी, टोटल अगर +7 दी है तो काइनेटिक -7 हो जाएगी, सिर्फ सिंबल पलटने। तो ये टोटल अगर इतनी दी है तो इसकी काइनेटिक कितनी होगी, प्लस में कर दूंगा, तो उसको बिना सॉल्व किए ये रहा। क्लियर है, क्वेश्चन सिंपल होते हैं अगर थ्योरी तुमने बहुत अच्छे से समझी है तो, वरना वही फार्मूले लगा के एक फार्मूला लेके बैठ जाओगे, अब इसमें करूं क्या। क्लियर है, अगला द एनर्जी रेशियो ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ ऑफ ये एंड ये इज, तो पूछा क्या है, रेशियो पूछा है, रेशियो मतलब कुछ चीज डिवाइड में जाएगी, ठीक है, एनर्जी का रेशियो पूछा है, तो एनर्जी का फॉर्मूला वेवलेंथ के साथ, फोटोन ऑफ वेवलेंथ, तो एनर्जी का वेवलेंथ के साथ hc/λ होता है ना, तो पहला डिवाइड विद hc/λ2, 2 वेवलेंथ दिए ना उसने, इतना और इतना, तो hc से hc तो कट जाएगा ऊपर से ऊपर वाली चीजें,
ये जब फ्लिप होगा तो क्या हो जाएगा, E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। ये ऊपर चले जाएगा और ये यहीं रह जाएगा ना। तो λ2 कितना दिया है उसने, 6000 एंगस्ट्रॉम, और ये कितना दिया है, 3000 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कट गया, 1 2 3 से 1 2 3 कट गया, 1 ज़ 2 ज़, तो 2:1 आएगा। क्लियर है सभी को? तो देखो इसमें सिर्फ 1-2 क्वेश्चन ही थे जिनमें एक तो थर्ड वाला था और एक ये वाला था नया, बाकी सब तो ऐसे ही हो गया ना। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर तुमको 25 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 25 में से 2 या 3-4 ही होंगे जिनमें तुमको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा, वरना सब बहुत सिंपल होते हैं। क्लियर है? चलो ये मिटा रहा हूँ, नए क्वेश्चन लिख रहा हूँ ना, ये ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये बेसिक कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, ठीक है, जनरल मैथ वाला। इफ द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, न्यूट्रॉन का मास कितना बोल रहा है, वो डबल हुआ है, ठीक है, और मास डबल हुआ है ना, याद रखना। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोल रहा है, हाफ हुआ है, ठीक है। देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास, नया पता करना है, ऑफ कार्बन, ये नया पता करूं क्या है, ठीक है। पुराना क्या था, ओल्ड, ओल्ड तो यही है ना। इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं बेटा, 12 - 6, 6, ठीक है। प्रोटॉन कितने, 6, इलेक्ट्रॉन कितने, 6। ये लिखा, ओल्ड वाली तीनों चीजें लिख ली। इसने न्यू एटॉमिक बोला था, न्यू के लिए कंडीशन क्या दी है वो मैं ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। न्यू वाला, ये पेन दिख रहा है बेटा पीछे वालों को, ये मुझे नहीं पता तो मैंने एक्स और वाई रख दिया, ठीक है। ब्लैक पेन से लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसमें जो न्यूट्रॉन है, पहले कितने थे, 6, प्लस उसने क्या बोला, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल, 6 का डबल कितना होगा, 12, तो 6 + 6 और करना पड़ेगा ना मेरे को। तो ये 6 न्यू वाला है, तो टोटल अब कितना होगा न्यूट्रॉन का मास, 12, ठीक है। प्रोटॉन का कुछ नहीं बोला है तो प्रोटॉन सेम ही रहेंगे, 6। इलेक्ट्रॉन का बोला है, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, हाफ, तो E/2 हो जाएगा ना। पहले कितना, 6/2 कितना हो गया, 3। ये कंडीशंस लिख दी मैंने जो गिवन थी। इतना लिखना, मतलब बेटा सारे लोग इतना लिखना सीख गए, क्वेश्चन से डाटा कैसे निकालना है, ठीक है। अब उसने क्या पूछा था कि गैप कितना, देन फाइंड आउट द न्यू एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कौन बनाता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही बनाता है ना बस। इलेक्ट्रॉन का उसमें कुछ काम होता है क्या, नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन का हाफ डबल से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मास पूछा है। तो मास तो सिर्फ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बनाएंगे ना। तो इसका मास कितना होगा, 6 + 6 12, इसका कितना होगा, 12 + 6 18। तो डिफरेंस कितना आएगा, 18 - 12 4, 12 13 14 15 16, सॉरी 6, ठीक है। डिफरेंस कितना आएगा, 6। उसने पूछा नहीं है वैसे, बट देन फाइंड आउट न्यू एटॉमिक मास पूछा है, तो नया एटॉमिक मास कितना होगा, 18। एक तो अपना फर्स्ट आंसर ये आया ना, न्यू एटॉमिक मास कितना होगा, 18। क्लियर है? तो ये जो x की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी, 18। ये आया, पहला क्वेश्चन हो गया। इसका दूसरा, एंड परसेंटेज बाय वी टीच इज इंक्रीज। तो एक फार्मूला याद है मैंने लिखवाया था कि कोई भी एटम में चाहे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन ऐड करूं या निकालूं, तो उसका जो परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100। तो फाइनल मास कितना है इसका, 18, माइनस इनिशियल मास कितना था, 12, अपॉन इनिशियल मास कितना था, 12 इंटू 100। तो डिफरेंस कितना है इसका, 6/12 इंटू 100। 6/12 कितना, 1/2, 100/2 50। तो इसका आंसर क्या आएगा, 50% से उसका मास इंक्रीज हुआ है। और ये चीज मुझे डायरेक्ट भी दिख रही थी, नहीं भी सॉल्व करता तो। पहले मास क्या था, 12, बाद में वो 18। अच्छा हाँ, यहाँ से तुम 12 से 18 से 50% नहीं निकाल पाओगे, याद रखना ऐसे। सुनो, एक चीज निकलेगी, इधर देखो। पहले मास कितना था, 12 था, बाद में हो गया 18। अब 12 से 18 हो रहा है, तो मुझे ये पता ना 12 का 50% कितना होता है, 6, और 12 में मैंने उसका 50% जोड़ा, तभी तो 18 आया। तो अगर तुम्हारा दिमाग इस लेवल पे चलता हो कि इसको देख के बता पाओ कि कितना परसेंटेज बढ़ रहा है, तो ठीक है, वरना फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ठीक है। वरना देख के समझ में आ रहा है ना। मैंने बोला है 12 जो है, या कोई भी एक वैल्यू है बेटा, इधर सुन लो, कोई भी एक वैल्यू कंप्लीट क्या है, पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है ना। तो कंप्लीट वैल्यू को 100 नाम देता हूं मैं,
तो 12 क्या है, खुद क्या है, 100% है। 12 खुद में क्या है, कुछ भी नहीं समझ में आता तो अपन परसेंटेज को हमेशा 100 से ही लेके देखते हैं, ठीक है। स्कूल में भले कितने का भी पेपर हो जाए, 50 का पेपर हो, 25 मार्क्स का पेपर हो, परसेंटेज निकालता है तो 100 में से निकालता है ना, तो कुछ भी नहीं दिया तो 100% ही लेके देखते हैं। तो 12 खुद क्या है, 100%। 12 का 50% कितना होगा, 6, आधा होगा ना। 12 खुद 100% है तो इसका आधा, इसका आधा, तो 12 का 50% कितना होगा, 6। तो मैं बोल रहा हूँ 12 में मैंने 12 अगर 18 हो रहा है, 12 से कितना आ रहा है वेट, 18, तो 6 का ही तो बढ़ा, तो 12 का कितना पोर्शन बढ़ा, उसमें 50% ही बढ़ा है। तो वो ये पूछ रहा था कि फाइनल परसेंटेज कितना इंक्रीज हुआ है, तो 50%। क्लियर है, ठीक है, ये समझ में आया ना। अगला वाला करता हूं मैं, ठीक है। अज्यूमिंग दैट एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12 इज 150। बेटा इधर कार्बन 12 को उसने क्या माना है, 150। वैसे होता कार्बन 12 का वेट कितना, 12 होता है ना, तो उसने 12 को क्या माना है, 150। बात तो ये हुई ना फाइनली कि वो बोल रहा है कि 12 जो है कार्बन, उसको उसने 150 बोल दिया है, उसकी मर्जी, जो बोलना है बोले, ठीक है। तो कार्बन 12 को उसने कितना बोला है, 150 फ्रॉम एटॉमिक टेबल, जैसे भी बोला उसने, ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू दिस अजम्पशन, अजम्पशन बोल दिया ना, मन से ही लिया उसने कि होना 12 था, लेकिन उसने बोल दिया वो अगर 150 है तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए। ऑक्सीजन होता कितना ओरिजिनल, ऑक्सीजन 16 होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन अगर 16 है तो वो कितना होगा, अगर ये 150 है तो ये कितना होगा, निकाल सकता हूँ ना। इसको करने के लिए हमेशा दो इक्वेशन बनी है, तो इसके दो मेथड है, ठीक है। या तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो, अपॉन में 12/16, इधर का इधर इज इक्वल टू 150/x, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कैसे आएगी यहाँ पे, x इज इक्वल टू 150 इंटू 16/12। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 200 ना, तो ये आ जाएगा बेटा अपना 200%, ठीक है। या फिर इसी को सॉल्व करने के लिए इधर देखो, 12 को अगर वो 150 बोल रहा है तो एक को कितना बोलेगा, 150/12, ठीक है, मतलब डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो बोल रहा है 16 को कितना बोलूँगा, 16 को कितना बोलूँगा, तो बस 16 इंटू ये 1 को इतना बोल रहा है तो 16 को कितना बोलूँगा, 16 इंटू 150/12। तो वो एक ही बात है, बस दो अलग अलग टाइप से घुमा फिरा के लिखी है मैंने। ये चीज समझ गए बेटा सभी कि अगर 12 को इतना बोल रहा हूँ तो एक को कितना बोलूँगा, 150/12। तो एक को इतना बोलूँगा तो 16 को कितना बोलूँगा, इधर भी 16 का मल्टीप्लाई, इधर भी 16 का मल्टीप्लाई, बस ये तो कैलकुलेशन होती है। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है, पहली इक्वेशन जो गिवन है, दूसरी इक्वेशन जो फाइंड करनी है, डिवाइड कर दो और इक्वल रख दो बीच में। मुझे तो ये मेथड ज़्यादा सही लगता है, सीधा डिवाइड करो और हटाओ। पूरा मूल कॉन्सेप्ट इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। एक कंडीशन गिवन होती है, एक कंडीशन आधी दी हुई होती है, आधी पता करनी होती है, और डिवाइड कर दो, बस इससे मूल के अधिकतर आंसर आ जाते हैं। क्लियर है, चलो ये वाला क्वेश्चन करवाऊँ अब। इनके आंसर नोट कर लो बेटा। उसका 200 आ रहा है ना, और इसका 50। इसका अब देखो, इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, सारे इधर ध्यान दो बेटा, सारे इधर। एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट m, m का वेट कितना दिया बेटा उसने, 51.7। इधर देखना सारे, ठीक है। इफ टू आइसोटॉप्स ऑफ m, m के कितना, दो आइसोटॉप है, क्या है, m 50 और m 52 आर प्रेजेंट, ठीक है, दो दिए। देन पूछ रहा है परसेंटेज ऑफ अकरेंस ऑफ M50 इन नेचर। परसेंटेज देखो, आइसोटोप और आइसोटोप से रिलेटेड दो ही फॉर्मूले पढ़ाए थे मैंने, एक परसेंटेज वाला, एक रेशियो वाला, ठीक है। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला बताया था ना कि क्या बोलते हैं, एवरेज वेट इज इक्वल टू इसका परसेंटेज इंटू इसका मास प्लस इसका परसेंटेज इंटू इसका मास डिवाइड विथ 100, क्योंकि परसेंटेज रहता है तो 100 ही लिखते हैं। और अगर ये चीज रेशियो वाली होती तो इसका रेशियो इंटू इसका मास प्लस इसका रेशियो इंटू इसका मास डिवाइड विथ सम ऑफ रेशियो। ये दो ही फॉर्मूले थे आइसोटोप के। देखो कोई चीज फॉर्मूले के बाहर तो नहीं जाएगी,
ये एक फॉर्मूला मिला है मेरे को, ठीक है। उसने एवरेज एटॉमिक वेट दे दिया है ना 51, तो ये चीज दे रखी है कितनी है 51.7, 51.7। अब उसने ये जो वेट्स हैं M50 और M52 दिए हैं, ठीक है। आप प्रेजेंट देन कैलकुलेट द परसेंटेज, ठीक है। लेकिन ये जो अपने को परसेंटेज नहीं पता ना कितने, लेकिन वेट पता है। इसका वेट कितना है M का 50 है, एक का कितना है 52 है। ये 2% निकालने हैं। तो अगर कभी एक इक्वेशन में दो चीज तो नहीं निकाल पाओगे ऐसे, लेकिन परसेंटेज है तो मुझे ये तो पता है ना कि देखो कोई भी चीज 100% होती है ओवरऑल, ठीक है। अगर उसमें से दो पार्ट बट रहे हैं, एक को x रखूं एक को y रखूं, और इनके वेट निकालने हो, तो पहले का वेट अगर मैं m मानूं, पहले का वेट कितना मानूं m, तो दूसरे का मेरे को क्या मानना चाहिए 100 माइनस m ही होगा ना बेटा। तो ये एक बहुत बेसिक कैलकुलेशन में आता है कि कभी भी तुमसे ऐसे दो का पूछ लेता है ना परसेंटेज में, तो ओवरऑल 100 होता है, दोनों का सम 100 ही आना चाहिए। तो एक को अगर मैं m मान रहा हूं तो दूसरे को क्या मानते हैं 100 माइनस m। ये था तुम्हारा इसमें लॉजिक, बस और कुछ भी नहीं था। क्लियर है? ये लिखा है मैंने, एक का परसेंटेज मैंने क्या माना है यहाँ पे m इंटू इसका कितना है 50, ये वेट, प्लस दूसरे का परसेंटेज कितना है m माइनस 100 इंटू 52। समझ में आए? अब मेरे पास एक ही कॉमन वो बचा ना, इसमें भी m है इसमें भी m है, तो फाइनली अगर मेरे को m की वैल्यू मिल गई तो m भी मिल जाएगा और उसमें से 100 माइनस मैं कर दूंगा तो दोनों की वैल्यू आ जाएगी परसेंटेज की। क्लियर है? और अपॉन में क्या है 100 है, ये समझ में आया? अब मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो मैं, तो ये क्या हो जाएगा 51.7 इंटू 100 है, डिवाइड विद ये पॉइंट काट गया तो 10 0 0, ये आ जाएगा 5170, इधर वाला पोर्शन 100 उधर चलेगा। ये क्या बचेगा 50m प्लस 5200 माइनस 52m, अब सही जाएगा। ठीक है, अब इस चीज को सॉल्व करना है तो 50 प्लस 52 कितना होगा, सॉरी हाँ माइनस होगा ना, ये उधर जाएगा फिर, है ना। इसको इधर ले जाऊंगा तो प्लस 52 हो जाएगा, इसको इधर ले जाऊंगा तो क्या आया, नहीं आया, माइनस का 2m बचेगा फिर, तो ये हो जाएगा फिर 5200 माइनस 2m, तो माइनस की वैल्यू इधर ले जानी पड़ेगी। ठीक है, तो 2m इधर आ जाएगा तो प्लस 2m हो जाएगा, ये 5200 ये उधर आ जाएगा तो माइनस 5170, तो m कितना हो जाएगा, ये जो भी इसका माइनस आ रहा है डिवाइड विद 2, ये 30 आएगा, 30 डिवाइड विद 2 आ जाएगा 15%। तो m क्या आया बेटा मेरा 15% ना, तो m अगर 15 आया एक का मास, तो दूसरे का मास मैंने क्या रखा था 100 माइनस m, तो m1 अगर मेरा 15 आया है तो m2 क्या आएगा 100 माइनस 15, तो ये कितना आ जाएगा 85, 75 नहीं होता, याद रखना। क्लियर है, समझ में आया कैसे निकालते हैं? तो एक ये इस टाइप की कैलकुलेशन, ये एक वैरायटी है सच में, ये तुमको पहली बार सीखनी है, अब सीख ली, अब आता है तो अब गलत नहीं होना चाहिए। वो फर्स्ट टाइम में तो मेरे को भी नहीं आती थी, ये सॉल्यूशन देख के दिमाग चला था कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, तो अब तो पता लग गया ना। कभी ऐसा परसेंटेज में 2 का निकालना होता है तो एक को 100 रख देते हैं, एक को 100 माइनस m रख, जो भी वैल्यू उसको रख देते हैं। क्लियर है, समझ में आया पूरा? चलो ये वाला करवा देता हूँ मैं, ये अब आया समझ में। ये खुद से वापस से करना सॉल्व तो आएगी चीजें, देख के थोड़ा बहुत आता है, खुद से करते तो ज्यादा याद रहता है। ठीक है, ये कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन हैवी वाटर। हैवी वाटर क्या होता है बेटा D2O, ये याद रखना है पहली चीज, तो ये पता होनी चाहिए। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिशियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, तो सेकंड जो ड्यूटेरियम होता है उसको हैवी वाटर भी बोलते हैं। उससे जो पानी मतलब हाइड्रोजन H2O होता है, हाइड्रोजन से बनेगा तो H2O, D2O से बनेगा तो हैवी वाटर। ठीक है, हैवी वाटर क्यों, इसका वेट ज्यादा होगा ना हाइड्रोजन से, तो 1h1 1h2 1h3 होता है, इसका तो 1h2 होता है। ठीक है, तो पूछ रहा परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम इन, ये सुनो, तो मैं इस टाइप का एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ अलग देता हूँ तुम लोगों को। एग्जाम्पल में लिख रहा हूँ H2SO4, इसमें वो एक टाइप का क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट में बहुत आते हैं। फाइंड द परसेंटेज ऑफ सल्फर
ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, सल्फर का वेट अपॉन टोटल वेट इंटू 100, तो उसका परसेंटेज आ जाएगा ना। देखो ये पूरा 100% होगा, इसमें मेरे को सिर्फ पूछा है सल्फर का, तो सल्फर का अपॉन पूरे का इंटू 100, तो सल्फर का परसेंटेज आ जाएगा। तो सल्फर का वेट कितना होता है 32, H2SO4 का होता है 98 इंटू 100, तो सॉल्व कर लोगे। वही पूछा है परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम, किसका पूछा है, सिर्फ ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम का वेट कितना होता है, इसमें देखो 1H1 प्रोटियम, 1H2 और 1H3, 1H1 1H2 1H3, ठीक है। तो इसका वेट कितना है, 2 होता है ना, ठीक है। तो मेरे पास कितने ड्यू है, 2 है ना, तो D2 अपॉन D2O इंटू 100, यही किया था। रुको परसेंटेज ऑफ ड्यूटेरियम, उसका वेट, हाँ अपॉन टोटल वेट इंटू 100, जिसका पूछा है वो अपॉन टोटल इंटू 100। तो ड्यूटेरियम का वेट कितना हो जाएगा, 1 का 2 है तो 2 का कितना होगा 4 अपॉन टोटल D2O। ऑक्सीजन का कितना 18 होता है, 16 होता है, 16 प्लस 4 20, तो 20 इंटू 100, 0 से 0 20। तो ड्यूटेरियम कितना है D2O में, 20% ड्यूटेरियम ही भरा हुआ है D2O में। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि परसेंटेज ऑफ ये इंटू दिस, समझ गए ना। यहाँ अगर ऑक्सीजन का पूछता तो O4 अपॉन H2SO4 इंटू 100, हाइड्रोजन का पूछता तो H2 अपॉन H2SO4 इंटू 100। क्लियर है ये चीज़ें। तो ये कुछ बेसिक कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन थे, समझ में आया ना कैसे करते हैं, ठीक है। ये रब करके मैं नए क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सच में देखो यार, ये मेरे को तो आती ही चीज़ें, ठीक है, मैंने मेरे लिए तो कर लिए बहुत प्रैक्टिस करके। ये चीज़ें तुम लोगों को नहीं आती है, और ये नहीं आती होगी तो आगे जो कैलकुलेशन आएगी ना बार बार, तुम यहीं अटक के रह जाओगे, इसीलिए तुमसे फिर फिजिकल केमिस्ट्री टफ लगेगी। तो इसको टाइम दे दो, स्टार्टिंग के 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से, आगे पूरी फिजिकल केमिस्ट्री सिंपल रहेगी, ठीक है। मेरा केमिस्ट्री का ऑर्डर यही था, फिजिकल सबसे अच्छी थी, फिर इनऑर्गेनिक, फिर ऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक में इसीलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ मॉड्यूल लगाया था, ज़्यादा बुक्स लगा नहीं पाया था क्योंकि आखिरी में पढ़ी थी, और फिजिकल और इनऑर्गेनिक में 2-2 3-3 बुक्स लगाई थी, तो उसमें मुझे पता है कि कुछ छूटता नहीं मेरा ऐसा। और ऑर्गेनिक में सिर्फ एलन के मॉड्यूल लगाए थे और मॉड्यूल्स पढ़े थे पूरे, थ्योरी पूरी कवर टू कवर ऐसा, बट क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाई थी उसमें। चलो ये लिख लिया सभी ने, उधर से, ठीक है। पहला वाला तो लिख लिया होगा ना, ठीक है। फोटो ले लो एक, कोई भी, किसी के फ़ोन में फोटो ले लो, ओवरऑल पूरे की, ये भी अभी तक मुझे शेयर कर देना मोहन, तू भी ले ले एक फोटो। ओल्ड मास कुछ दिया है, उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिए। न्यू मास के लिए उसने बोला है कि क्या क्या चेंजेस हो रहे। इधर अब न्यूट्रॉन में पहले 6 थे, उसने बोला है न्यूट्रॉन डबल हो रहा है, तो 6 का डबल 6 होगा ना, और तो 12 हो जाएगा। प्रोटॉन का कुछ नहीं बोला तो 6 ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन का बोला है हाफ हो जाएगा, तो 3 हो गया। अब पूछा उसने मास का, नया एटॉमिक मास क्या होता है, मास सिर्फ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है, इलेक्ट्रॉन का मास में कोई लेना देना नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन आधा हो, डबल हो, कितना भी हो, मतलब नहीं है। तो इसका मास पहले 12 था, अब कितना हो गया 18। तो चेंज कितने का आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100, ये करते हैं। चेंज 6 का आया, तो वो 6 को जब परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे तो यही आता है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 से आ जाता है कितना है, तो 50% आएगा, ठीक है। चलो मिटा रहा हूँ फर्स्ट वाला ना। ये कैलकुलेशन आती थी अंशिका तुमको, ये सारी, ठीक है भाई। इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी प्रैक्टिस कर लोगे ना एटलीस्ट 2 चैप्टर में, तो तुमको फिर चीज़ें बन जाएगी ऐसा। और अगर ये सोचोगे ना कि यार ये तो आती है हमको, बेसिक बेसिक ही तो है, तो फिर फंस जाओगे आखिरी में, याद रखना, ठीक है। और मैंने आज क्या कॉलेज का ऑफ कर दिया था दिन में, तो इसीलिए अभी क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि कल और परसों, हाँ अरे हाँ, कौन लोग हैं जो बाहर भोपाल के नहीं है और बाहर के, हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8
तुम लोगों के अब इनमें से कौन कौन है जिनके यहाँ अष्टमी पे पूजा होती है, वही हाथ खड़े करो। सिर्फ जो बाहर की और अष्टमी पे पूजा, 1 2 3, ठीक है। और नवमी पे पूजा वाले और बाहर के हैं, 1 2 3। वो जेठालाल ना पागल औरत। 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो एक दिन कैसे हो जाएगा? कोई डेट बताओ मुझे, किस दिन पे? 11 को है ना। आज कितनी डेट है? 8, ठीक है। तो मैं 11 को ऑफ दे दूंगा। 11 को है ना, अष्टमी नवमी दोनों, तो 11 को ऑफ दे दूंगा। कल और परसों क्लास लगेगी, ठीक है? नहीं नहीं, वो फिर आएगा क्लास, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, चले जाना, तब मैं करवा दूंगा, गैप प्रोवाइड करवा दूंगा। सुनो, अब मेरे को सिर्फ एटॉमिक के 2 दिन के और चाहिए थ्योरी के, तो मैं कल और परसों में थ्योरी पढ़ा दूंगा। तो परसों अगर घर भी जा रहे हो या ऑफ भी है तो क्वेश्चन करना घर बैठ के, ठीक है? पूजा तो आधे घंटे की होती है बस। तो 10-11 तक ही क्लास लगेगी, अब याद रखना। हाँ नहीं, अब 8 से नहीं लगेगी, क्योंकि अब संजय सर भी कॉलेज जाएंगे ना, तो मोस्ट ऑफली 10 से क्लास लगेगी ऐसा, क्योंकि सुबह का ऑफ कोई भी नहीं करेगा। मंडे को छोड़ के हमेशा 10 से क्लास लगेगी, मंडे और संडे को छोड़ के। फिर वही बात, मैं मेरे हिसाब से लगाऊंगा। क्या तुम लोगों के लिए अच्छे शब्द निकलते हैं मेरे मुंह से? मेरे हिसाब से ही लगेगी वो तो। 6, हाँ ये मिटा दो बेटा, सेकंड वाला लिख लिया। चलो नए क्वेश्चन लिखता हूँ, सॉल्व करो। बेटा तूने सॉल्व किया जो मैंने बोला था? क्या है आंसर? क्या क्या आ रहा है? रुक 1 मिनट, बिगनर बॉक्स 1 का है ना? वन के 4th का है ना, 4th आ रहा है। 4 × 10⁻15 आ रहा है। 1 3 8 4 10⁻⁻15। हाँ, और इससे आया 2.8 फेमटोमीटर। 4 × 10⁻15 किसी से नहीं आ रहा। हाँ नहीं आ रहा, इसमें करेंगे आ जाएगा, 10 के इग्नोर करना पड़ेगा। कैसे भी करके थोड़ी होता, क्योंकि यार ये फॉर्मूला रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का है। न्यूक्लियस कितने निकालना है? रेडियस, एटॉमिक पावर, वेट। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। बे एल्यूमिनियम का लिखा तूने? उसका वेट 27 होता है, हाँ तो तूने 13 क्यों रखा? एटॉमिक नंबर रखना है। ए एटॉमिक नंबर रखते हैं, हाँ जेड होता है, जेड एटॉमिक नंबर होता है, वेट होता है ये। तो 27 रखेगा, 27 का 3 तो 3 3 9, 3 9 पे 27, तो 3 आएगा इसका। 3 × 1.2 कर, यही कर दूँ। अरे 1.2 × 3, अरे यार 1.2 × 3 3.6, ठीक है। 3.6 × 10⁻15 आएगा, तो वो राउंड फिगर में 4 कर दिया होगा उसने, इसी से निकलेगा है ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। इससे तो नहीं आ रहा था फिर? आ जाएगा इससे भी। अबे इसमें भी तो वही किया है, नहीं इससे सही किया। सही किया तो नहीं आ रहा ना, हाँ, इसमें तो वही रखना। क्योंकि ये रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन की इस रिंग में घूम रहा हो तो फिर वेरी करेगा ना, ऐसा। एक और क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और भी हैं बेटा, जाना है चले जाओ यार, ये तुम्हारा काम है, मेरा नहीं है सॉल्व करवाना। द रेडियस ऑफ 13 एल्यूमिनियम 27 विल बी। ये सॉल्व करो बेटा, क्या? हाँ तुम सॉल्व करो। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, आरबीसी का साइज, मान लो अगर 100 आरबीसी हैं
तो 100 में से साइज अगर कितने परसेंटेज आरबीसी का ज्यादा है, एमसीवी आ रहा है मान लो 15%, तो 15% आरबीसी का साइज नॉर्मल से ज्यादा है, नॉर्मल जो भी साइज होता है उससे ज्यादा आ रहा है, तो एमसीवी ज्यादा है। बेटा एक ये सॉल्व करो, ठीक है। बन रहे ना, थोड़ा थोड़ा कुछ तो बनाते जाओ। एक सिंपल दूंगा एक टफ दूंगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले से। ओ बेटा क्वेश्चन हो गया तेरे? हाँ सर, कोई मतलब नहीं होगा, नीचे लिखा होगा ना वैसे। फिर क्यों बता रहा है? सर ये मलेरिया हाँ मलेरिया की नेगेटिव, ये तो फिर थोड़ा बहुत तो बढ़ता रहता है। एब्सोल्यूट ग्रेनुलोसाइट काउंट, ग्रेनुलोसाइट बढ़ा हुआ भी तो क्या दिक्कत है, ठीक है। एमसी थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ता है। एमसीएच मेन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा बढ़ा हुआ है, वो तो फिर बंदे के ऊपर रहता है कि कौन कैसा है, सबका कुछ नहीं है। देख हाँ, एमसीएचसी मतलब मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है साइज के अकॉर्डिंग ऐसा, और साइज थोड़ा बड़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। साइज बढ़ेगा तो हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा ही आरबीसी का, ठीक है, तो सही है, कोई दिक्कत नहीं। मलेरिया नहीं है, मलेरिया दोनों इन जनरल थोड़ा बहुत कुछ इन्फेक्शन हुआ होगा उससे ये चीज़ें बढ़ी है, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता। PDW ये क्या होता है पता नहीं, अच्छा ऑटोमेटिक पता नहीं क्या होगा। ये दूसरा तो नेगेटिव बता रहा है, नॉर्मल बता रहा क्या मतलब? ये दूसरा बंदा के कैसी है, नॉर्मल है। हाँ ये नेगेटिव आ गया, मेन उसने मलेरिया के लिए लगाई और CBC लगा लिया बेसिक। तो बेसिक CBC में ये जो छोटी मोटी चीज़ें बड़ी दिख रही है ना, तो थोड़ा बहुत भी कुछ बॉडी में इन्फेक्शन रहता है तो थोड़ी बहुत तो हलचल मचेगी, तो उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत, बाकी मलेरिया नेगेटिव है, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। हाँ पॉज नहीं है अभी। द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1327 विल बी, देखो अब उसने कुछ नहीं दिया ना, एटम का रेडियस, न्यूक्लियस का रेडियस, तो एटम में तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फर्स्ट रिंग का जो अपन वो फॉर्मूला लिखते हैं ना, R = 0.529 × n²/z, तो उसने नहीं बताया ना कि एटम, तो चलो Z बता दिया, n कौन सी रिंग का पूछ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो ये फॉर्मूला तो फिर तुम एल्यूमिनियम तो कौन सी उसका आता है, थर्ड पीरियड का है ना, तो इसमें फर्स्ट रिंग का रेडियस अलग होगा, सेकंड का अलग, थर्ड का अलग, तो तुमको किसका निकालना है, कुछ दिया ही नहीं है, तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करोगे। कुछ नहीं दिया है तो तुम क्या समझोगे, न्यूक्लियस का रेडियस पूछ रहा है वो, और न्यूक्लियस के रेडियस के लिए फॉर्मूला होता है R = R0 1/3, ठीक है, और R0 की वैल्यू होती है 1.2 फेम्टोमीटर, ठीक है। A की पावर, A मतलब क्या, वेट है ना उसका, क्योंकि कोई भी एटम लिखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एटम लिखा तो उसका वेट लिखते हैं A और एटॉमिक नंबर लिखते हैं Z, तो A क्या वेट कितना, 27 ना, की पावर 1/3। किसी की भी पावर जब 1/3, देखो 1/2 रहती है तो अंडर रूट होता है, 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। अगर 27 की पावर 1/2 होता तो वो बेटा होता है √27, और यहाँ 2 लिखते नहीं लिखते कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर भाई 27 की पावर 1/3 आती है तो उसको क्यूब रूट लिखते हैं, ठीक है ये। और क्यूब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, अंडर रूट को सॉल्व करने के लिए एलसीएम ही लेते हैं हमेशा, तो 27 का एलसीएम लूँगा तो 3 9 3 3 3 1, तो जब भी क्यूब रूट होता है ना तो 3 को मिला के एक नंबर लिखा जाता है, एक ही बार लिखते हैं, और जब स्क्वायर रूट होता है तो 2 को मिला के एक नंबर लिखा जाता है। जैसे 10 का स्क्वायर रूट लूँ, 10 का अंडर रूट लूँ तो 10 ये 10 का नहीं है, जमा 12 का लेना पड़ेगा, ठीक है। 2 6 12, 2 3 6,
फिर 3 1 जा 3, तो ये दो तो मिलके 1 2 हो गया, ये तो सिंगल बच रहा है ना, तो जो इसको 2 ही रखूँ और इसका अंडर रूट 3 में ही रखना पड़ेगा क्योंकि एक ही बचा है। तो 12 का अंडर रूट 12 का कितना होता है 2√3 आता है आंसर। समझ में आए? फिर √3 की वैल्यू ही रखनी पड़ती है 1.714, तो और कुछ नहीं। तो क्यूब रूट मैंने बता दिया, ऐसे सॉल्व करोगे। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो जाता है ना। तो ये क्या हो जाएगा r इजिकल टू 1.2, फेमटो कितना होता है 10⁻⁻15, और ये क्या है 3 आया ना इसकी वैल्यू, तो 1.2 इंटू 3 कितना होता है 6, 300, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। फेमटो की वैल्यू रख दी है, या फिर बोलो डायरेक्ट 3.6 फेमटोमीटर। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। और अपन ने थ्योरी में एक पॉइंट लिखा था कि न्यूक्लियस की डेंसिटी कोई भी एटम हो सेम होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मान लो किसी के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, अगले वाले में 2 प्रोटॉन हो गए, अगले में 3 हो गए, अगले वाले में 4 हो गए, अगले वाले में 5 हो गए, अगले वाले में 6 हो गए। तो मुझे तो सिर्फ पर यूनिट वॉल्यूम की जगह चाहिए ना, वो तो सब में ही सेम रहेगी। फिर कितने भी मैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ाते जाऊं, समझ में है ना। तो डेंसिटी तो सभी न्यूक्लियस की सेम है ना, फिर कितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन बढ़ाऊं, तो इसका आंसर क्या आएगा नन ऑफ द अबाव, कोई सा भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसका जो चौथा था वो क्या था नन ऑफ द अबाव। क्या एटम का डेंसिटी ऐसे निकालते हैं कि एक तो उसका न्यूक्लियर पावर भी ज्यादा होना चाहिए और कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे इधर से इधर अपन बोलते हैं 5 कम हो रहा है, तो एटमिक नंबर एटमिक या न्यूक्लियर पावर बढ़ती है, न्यूक्लियर पावर बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी बढ़ता है 1 से, और वो कम जगह में आते जाता है, तो कम जगह में ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो इधर वाले की डेंसिटी ज्यादा होगी जिसका साइज छोटा होता है एटम में, अगर एटम का पूछे तो। लेकिन इसने किसका पूछा था न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस का तो फिर सबका सेम ही होगा। क्लियर है? तो तीनों का क्या होता है लिख लेना सेम। बेटा क्लियर है सभी को? अगला, हाउ लॉन्ग इट टेक्स, हाउ लॉन्ग का मतलब है टाइम पूछ रहा है, हाउ लॉन्ग। क्लियर? तो हाउ लॉन्ग का मतलब क्या निकला, टाइम पूछ रहा है वो। हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ रेडियो वेव, रेडियो वेव अपने वही फ्रीक्वेंसीज थी कॉस्मिक से लेके रेडियो तक। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी दी है ये रही आर नॉट को, अच्छा हाउ लॉन्ग, वो आप पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ जाओगे। ठीक है, डिफरेंस दे रखी है क्योंकि हाउ लॉन्ग इट टेक्स अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ये टू ट्रेवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ अ डिस्टेंस ऑफ ये, तो डिस्टेंस दे दी तो हाउ लॉन्ग टाइम ही पूछ रहा होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस कितना दिया है बेटा उसने, ये दिया है। अब पूछा गया था टाइम, तो टाइम के लिए मेरे को फॉर्मूलेज याद करने की जरूरत नहीं है। वेलोसिटी डिस्टेंस टाइम एक रिलेशन पता है ना। वेलोसिटी क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस तो उसने दिए ना अर्थ से मार्स तक की, कितनी है 8 इंटू 10⁷ किलोमीटर दी है, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लूंगा तो 10⁻³ मीटर हो जाएगा वो। क्लियर है? 1 किलोमीटर में 10⁻1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को 1000 मीटर कर दिया। क्लियर है? अब उसने नीचे क्या दिया वेलोसिटी, वेलोसिटी को तुम देखो फ्रीक्वेंसी तो ये होता है ना बेटा लैम्डा इंटू न्यू इजिकल टू सी होता है। ठीक है, तो सी तो फिक्स है ना, चाहे वेवलेंथ में कुछ भी ले लूं। देखो अगर मान लो मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, लेकिन इसका सम तो कांस्टेंट है ना। मैं चाहे रेड लाइट लूं, चाहे वॉयलेट लूं, चाहे अल्ट्रा वॉयलेट लूं, रेडियो वेव लूं, कॉस्मिक रेज लूं, सबकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का मल्टीप्लाई सी ही आता है। इसका मतलब क्या है उसकी स्पीड फिक्स है। कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड फिक्स है। हिंदी में लाइन लिख लो, कोई सी मान लो मैंने ले लिया रेड वाली वेवलेंथ आ रही है, तो रेड वेवलेंथ की फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, उसने दिया नहीं लेकिन उसकी वेवलेंथ भी होगी ना कुछ, दोनों का सम किसके बराबर आ रहा है वेवलेंथ स्पीड ऑफ लाइट के बराबर। तो हमेशा कोई भी वेवलेंथ या कोई भी फ्रीक्वेंसी की लाइट ले लूँ मैं, उसकी स्पीड हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर ही होती है। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी चेंज करने पे स्पीड चेंज नहीं होगी लाइट की। ये लाइट आ रही है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से ही आएगी,
अब चाहे यहाँ से व्हाइट लाइट आए, चाहे रेड आए, चाहे कोई सी भी आए, उसकी स्पीड 3 × 10⁸ ही रहेगी। सनलाइट से भी जो लाइट आ रही है 3 × 10⁸ मीटर से आ रही है यहाँ पे, यहाँ से टॉर्च जलाऊंगा तो वो भी इतनी स्पीड से ही जाएगी, वो भले अलग अलग कलर की जला लूँ मैं, फर्क नहीं पड़ेगा उससे। क्लियर है? एक स्पीड सबकी सेम रहती है। तो लिख लो ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड सेम होती है, इस क्वेश्चन में लिख लेना। और एक ये लिख लेना, ये कांस्टेंट होता है, ये क्या है, फिक्स है ना, कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड या फिर वेलोसिटी लिखो, स्पीड या वेलोसिटी सेम होती है। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड या वेलोसिटी सेम होती है। समझ में आया ना क्यों? उसके नीचे ये लिखना लैम्डा इंटू न्यू इज इक्वल टू सी, सी को लिखना फिक्स 3 × 10⁸। ये पोर्शन लिख लेना तो तुमको फिक्स होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸, इक्वल टू करके लिख लेना 3 × 10⁸। ये समझ में आया सभी को? क्लियर? तो यहाँ फ्रीक्वेंसी देने का मतलब ही नहीं है ना, मैंने अर्थ से लाइट जलाए, कितने भी फ्रीक्वेंसी की जला लूं वो सेम स्पीड से जाएगी, और डिस्टेंस मुझे पता है तो स्पीड से डिवाइड कर दूंगा। कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो भी आंसर आएगा, आंसर क्या आया था बेटा इसका? 266 सेकंड या फिर 4.41 मिनट। ठीक है, टाइम पूछा था तो 266 सेकेंड, या इसको आर में करो, मिनट में करो, कन्वर्ट करते रहो। क्लियर है सभी को? मीटर से मीटर कट जाएगा, सिर्फ सेकंड बचेगा, तो ये चीज सेकंड में आएगी। जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे सेकंड में आएगा। अब उसको आर में कन्वर्ट करना है तो तुम कर लो, सेकंड में कितने आर होते हैं, या पहले कितने सेकंड में 1 घंटा बनता है वैसे, या मिनट में कन्वर्ट करना है तो मिनट में कन्वर्ट कर लो। क्लियर है? चलो अगला वाला करवा रहा हूँ ना, समझ में आना बेटा सभी को? 266 सेकंड, ये आया था ना बेटा सभी का? ठीक है, अगला ये मिटा रहा हूँ कैलकुलेशन। ठीक है, फिर भी नहीं आया ना तुमको तो रहने देना है, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ देना तुम। ठीक है, एक बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी नहीं आया तो रहने देना। हाँ, अगर इतने करवा दिए, खुद से प्रैक्टिस करना 2 दिन तक, नहीं बने हटाओ, नहीं बनेगा फिर तुमसे कभी। इधर हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट, हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट मतलब नंबर ऑफ फोटोन पूछा, मतलब एन पूछ रहा होगा। जैसे मैंने बोला हाउ मेनी फोटोन्स ऑफ लाइट, तुमको ये चीज इमेजिन होती है ना, लाइट से आ रहा होगा, कितने फोटोन आ रहे हैं, तो एन वाला। हैविंग वेवलेंथ ये आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल ऑफ एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला पता है? NH नहीं होता है, एन नहीं रखता, लेकिन उसने हाउ मेनी पूछा है तो यही पूछा है, तो N इजिकल टू क्या होगा? E/h न्यू। ठीक है, या फिर एनर्जी, हाँ यही होगा। ठीक है, E/h न्यू से सॉल्व करो, बेटर है। एनर्जी कितनी दी है बेटा? 1 जूल, 1 जूल दी है ना। और या तो जूल को वो फिर ऑप्शन में मैच कर लेना कि जूल को कन्वर्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, नहीं कर रहा है। ठीक है, बट अभी कुछ नहीं दिया है तो मैं 1 जूल ही रख देता हूँ। H की वैल्यू कितनी होती है? 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड, तो ये भी जूल से जूल कट जाएगा, तो ये रहने देता हूँ। फ्रीक्वेंसी कुछ दी है क्या? नहीं दी है ना। क्या दिया आपने को? वेवलेंथ दी है, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से मैं लैम्डा न्यू से ये निकल जाएगा ना मेरा न्यू, तो न्यू क्या होगा? C/λ। तो यहाँ पे न्यू को तुमने रख दिया C/λ, ये तो C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना दिया है? 5000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10⁻⁻10 मीटर। तो इस मीटर से मीटर कट जाएगा, जूल से जूल कट ही जाएगा। पर सेकंड है तो ऊपर सेकंड चले जाएगा, ये सेकंड ऊपर चले जाएगा ना, पर सेकंड है तो इस सेकंड से सेकंड भी कट जाएगा। सारे यूनिट्स कट गए, क्योंकि नंबर की कोई यूनिट नहीं होती। 1 तो 1 का क्या बोलोगे? 5 तो 5 को क्या, नंबर ऑफ फोटोन पूछे ना, उसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, सारी यूनिट्स कट भी रही है। इसको सॉल्व कर लेना बस, तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ फोटॉन्स। ठीक है, इतने फोटॉन्स निकलेंगे। देखो यार, ये कटेगा इससे, तो ये कितना 24 बचेगा, 24 ऊपर जाएगा तो +24 हो जाएगा। वो बाकी के कुछ जीरो इधर, ये 3 जीरो से कटेगा, तो ऐसे करके कुछ कुछ करके वो 18 और 2.5 के आसपास आ जाएगा। क्लियर है? हाँ, मतलब वो फिर एग्जैक्ट तुम सॉल्व करते रहना।
ठीक है बेटा, चले जाओ, फोटोज आएगी तो उसको एक बार देख लेना। क्लियर है, जाओ बाय। और किसी को चले जाना। चलो अगला, द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज, ये दिया है बेटा, इधर अब देखना तुम्हें, रेशियो दिया है ऑर्बिट बेटा, इधर रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ टू बोर ऑर्बिट इज इतना। व्हाट वुड बी नॉमेनक्लेचर, तो दो रेशियो दिए ना रेडियस के, कितने 1:9 है, तो रेशियो 1 / रेशियो 2 ऑफ रेडियस कितना दिया इसने 1/9, 1:9 मतलब ये। और पहले का रेडियस कितना होता है 0.529 इंटू n²/z, दूसरे का भी यही होगा। और हाइड्रोजन एटम बोला है ना, या कुछ नहीं बोला, तो हाइड्रोजन मान लिया मैंने, z से z कट गया, ठीक है। n नहीं पता ना मुझे, 0.529 से 0.529 भी कट गया, n ही तो पता करना है कि कौन सी रिंग है, ठीक है। तो इधर क्या है 1/9 है ना, ये 1/9 इज इक्वल टू ऊपर का n1² है और नीचे क्या है n2², सॉरी अंडर अभी नहीं आएगा, ये समझ में आया, ये n1 है, वो 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो, कौन सी रिंग है यही पता करना है। तो बाकी सब कट गया, n1² / n2² इज इक्वल टू 1/9 का रेशियो उन्होंने पहले ही दे रखा था, तो स्क्वायर इधर से हटा हुआ तो इधर अंडर लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा √1/9 इज इक्वल टू n1/n2, तो ये क्या जाएगा 1/3, √9 3 होता है, ठीक है। ये देख लो 3 3 से 9, 3 1 से 3, 2 को 1 लेते हैं तो क्लियर है। तो n1 क्या आया 1, n2 क्या आया 3, तो 1 मतलब k और 3 मतलब k l m n ऐसे शेल आते हैं ना, 3 मतलब k l m तो m, तो इसका आंसर क्या आएगा k और m। क्लियर है सभी को, k और m आया, कैसे आया समझ में आया। अगला ये बेटा, इधर पोटेंशियल एनर्जी कितनी दे रखी है -6.8, मैंने लिख दिया डाटा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी दी है -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इन हाइड्रोजन एटम। देन फाइंड आउट, क्या बोला उसने, काइनेटिक एनर्जी पता करो, टोटल एनर्जी पता करो, ऑर्बिट वेयर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट, कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, मतलब n पता करो, ठीक है, और रेडियस पता करो। इतनी चीजें दी है, कोई गड़बड़ तो नहीं इसमें, यही सब पूछा है ना, ऑर्बिट मतलब n, रेडियस मतलब r, टोटल एनर्जी, काइनेटिक। तो मुझे सारे रिलेशंस पता है ना, काइनेटिक, पोटेंशियल, टोटल सभी के, ठीक है, नहीं पता है। देखो बेटा, टोटल एनर्जी अगर पता करना है तो वो क्या होता है माइनस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और अगर टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का पता करना है तो पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड विद 2 होता है ये, क्योंकि इसका एक फाइनल लिखवाया था मैंने तुमको, माइनस टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड विद 2, या तो ये करो या फिर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड विद 2, मतलब प्लस माइनस का ध्यान रखना है तुमको, ऐसा बोल रहा हूँ मैं, क्लियर है। तो टोटल पोटेंशियल डिवाइड विद 2 होती है ना, तो पोटेंशियल कितनी -6.8 डिवाइड विद 2 कितना आ जाएगा, 2 3 से 6, 2 4 से 8, माइनस में, और माइनस में आती भी है, सही बात है। काइनेटिक और पोटेंशियल का पूछा है, तो काइनेटिक और पोटेंशियल कहाँ गए, ये रहा, ठीक है। काइनेटिक क्या होता है माइनस पोटेंशियल बाय 2 होती है, तो काइनेटिक क्या होता है बेटा -PE/2 होता है। तो माइनस ऑफ PE कितना दिया -6.8 है ना, तो ये माइनस को ध्यान रखना है ना, ये अलग है और वो अलग है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये फाइनल इसका आंसर कितना आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का 3.4 और ये 6.8 था माइनस का। काइनेटिक एनर्जी प्लस में होती है, टोटल माइनस में, पोटेंशियल भी माइनस में होती है, आया, ठीक है। नाम n, तो अच्छा -3.4 एनर्जी दी है, तो किस रिंग के लिए होगी है, सेकेंड रिंग के लिए, तो डायरेक्ट पता लग ही रहा है वैसे भी यहाँ से कि टोटल एनर्जी मुझे पता है कि 3.4 किसके लिए होती है, सेकेंड रिंग। या फिर उसको निकालना तो ऐसे देखना, टोटल एनर्जी कितनी है -3.4, ये क्या होगा -13.6 z² z तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर और n इधर लाओगे, इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा, तो पता लग जाता ना कि n क्या है 2 है, तो n क्या आया अपना सेकेंड रिंग, सेकेंड ऑर्बिट मतलब, या फिर क्या बोलोगे l। r रेडियस वही है 0.529, अब तो पता लग गया ना n,
तो 2 का स्क्वायर बाय जेड, जेड क्या है 1, सॉल्व कर लोगे। तो एक ये मेथड हो गई कि सारे जो अपने एनर्जीज के कन्वर्जन देखे थे कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन भी हो गया। अगला अब एनर्जी के गैप से क्वेश्चन है, ठीक है। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या है, उस इलेक्ट्रॉन को वहां से हटाना है मेरे को, ठीक है, ये याद रखना है। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इतना होगा, सही बात है, क्योंकि फर्स्ट में एनर्जी कितनी होती है -13.6, तो उसको आयनाइज करना है तो कितनी देनी पड़ेगी +13.6। दिमाग चल रहा है ना तुम लोगों का, ठीक है। देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट, अब वो पूछ रहा है कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू एक्साइट इट फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू क्या होगा 2, है ना, और ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। तो बोल रहा है n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में एक्साइट करवाने के लिए मेरे को कितनी एनर्जी लगेगी, इनके बीच का एनर्जी का गैप 10.2 एनर्जी का गैप होता है, उतनी एनर्जी दे दूंगा तो सेकंड में पहुंच जाएगा। अगर बोलता सेकंड एक्साइटेड तो थर्ड में पहुंचाना होता, तो थर्ड और फर्स्ट की एनर्जी का गैप दे दूंगा फर्स्ट को, तो वहां जंप कर जाएगा। तो इसका आंसर डायरेक्टली आ रहा है ना 10.2, और आयनाइजेशन का पूछा है तो प्लस में ही लगेगी वो, है ना, आयनाइज करवाना। हाँ आयनाइजेशन ही पूछी ना उसने। रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट करवाना है मतलब 0। हाँ 13.6 देंगे तो कहाँ पहुंचेगा। हाँ अरे वो नहीं है, 13.6 देखें तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, आयनाइज हो जाएगा एटम पूरा आयनाइज, क्योंकि देखो कितना भी गैप कर लो 12.09 12.7 वहीं पे अटका रहेगा। पूरी 13.6 देगी तो पूरे एटम से ही बाहर हो जाएगा ये। हाँ और गैप दोगे कुछ के बीच का तो वहीं तक जंप कर पाएगा, और पूरी 13.6 अगर एनर्जी दे दी तो कंप्लीटली आयनाइज H+ बन जाएगा वो। क्लियर है। तो इसका आंसर ये आया, समझ में आया ना कैसे सभी को, ठीक है। हाँ देन द रिक्वायर्ड एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू एक्साइट इट फ्रॉम n इक्वल टू 1 to 2, तो 1 से 2 में एक्साइट करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगी। अरे तो हाँ मतलब आई नहीं है बट सेकंड तक आयनाइज मतलब ऊपर ही जा रहा है ना, तो ये हाँ मतलब आयनाइज भी करवा रहे लेकिन प्रॉपर पूरा वैसा आयनाइज नहीं, मतलब गैप ऐसा। हाँ ये पूछ रहा था अभी मैं कि एक इलेक्ट्रॉन, आवाज नहीं, एक इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन एटम में है, ठीक है, उसको ग्राउंड से कहाँ ले जाना है, थर्ड एक्साइटेड में। तो ग्राउंड मतलब n इक्वल टू 1 है, थर्ड एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू 4 हो गया ना। को मैं जंप करवाने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, तो सिंपल मुझे पता है कि फर्स्ट में एनर्जी कितनी होती है 13.6 और फोर्थ में कितनी होती है 0.85, तो इनके बीच का जो गैप होगा, ठीक है, 13.6 माइनस 0.85, ठीक है, ये कितना आएगा 12.75। तो 12.75 की एनर्जी दूंगा तो फर्स्ट रिंग से फोर्थ रिंग में पहुंच जाएगा सीधा। क्लियर है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो ऐसे डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं, वरना भाई पहले की एनर्जी निकालो -13.6 n² से, फिर चौथे की निकालो, फिर माइनस करो। क्लियर है। ठीक है, अब मैं देख लेता हूँ वैरायटी कौन सी बची है, वरना देखो ये अगला क्वेश्चन दिया है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भाई अपना जो पढ़ के आए थे, ठीक है। इफ इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक 6 से 3, तो n1 क्या है 3 है, n2 मतलब कहाँ से आ रहा है 6 से, ठीक है। बाय ट्रांजिशन इन मल्टी स्टेप मतलब डायरेक्ट आ रहा होगा, एक एक करके आ रहा होगा, 2 बार फिर एक, ऐसा समझ गए उस दिन जो बताया था, ठीक है। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग, ये पूछ रहा है क्या क्या, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन का एक फॉर्मूला था, डिफरेंस इंटू डिफरेंस से ज्यादा डिवाइड विद 2, तो इनका डिफरेंस कितना है 3, तो डिफरेंस कितना है इनका 3 इंटू उससे एक ज्यादा डिवाइड विद 2, 12/2, आंसर क्या आएगा 6। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितनी आई 6। हाँ हाँ क्या हाँ चले जाओ, वैसे भी 3-4 क्वेश्चन बचे अब ऐसा, ठीक है। अच्छा ये वाला फोन में आया,
क्लियर है? हाँ 10/2 होगा। हाँ सॉरी, ये 12/2 है ना? क्लियर है? मेरा भी दिमाग बंद हो रहा है अब। हाँ क्या? इसके अलावा है कहता हूँ, इसको तो मैं एक ही मानता हूँ, वो भी नहीं है इधर। टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन यूवी रीजन, तो यूवी रीजन मतलब n इक्वल टू क्या होता है बेटा 1, क्योंकि बोलते हैं लाइमन बामर पार्शियल ब्रैकेट पीफर नंपरे, तो लाइमन में होता है यूवी, बामर में होता है विजिबल, फिर इंफ्रारेड इंफ्रारेड इंफ्रारेड, फिर फार इंफ्रारेड। तो मैंने बोला यूवी मतलब n इक्वल टू 1, तो इसने बोल दिया ना लाइन 6 से 3 में ही आ रही है, तो 1 में गिरेगी क्या लाइन्स? नहीं ना, तो इसकी टोटल लाइन कितनी होगी? 0, क्योंकि आ ही नहीं रही है ना 1 तक। तो अगर मान लो मैं 1 2 3 4 5 6, ये छठा है 1 है, तो इसने क्या बोला 6 से कहाँ तक आ रही है? 3rd तक ही आ रही है, तो 6 से 3rd तक ऐसे अलग अलग फॉर्म में आ सकती है, 1 में थोड़ी आएगी। तो 1 की लाइन तो 0 ही होगी ना। ये गलती थी मेरी, ठीक है, मैं 1 लेके कर रहा था, तो फिर वो हाँ पर्टिकुलर सीरीज में, लेकिन पर्टिकुलर सीरीज, लेकिन ये आ ही नहीं रही है ना बेटा वहां तक। अगर आती तो उसके बीच में पर्टिकुलर सीरीज का बात करता, इसका इसका इसका, यहाँ पे है ही नहीं, तो क्या ही पर्टिकुलर सीरीज। मैंने भी वही गलती की थी जो तुम कर रहे हो, ठीक है। इधर टोटल नंबर ऑफ लाइन्स इन विजिबल रीजन, विजिबल रीजन मतलब क्या होता है बेटा? n इक्वल टू 2 बामर, और 2 में भी नहीं आ रही ना, इसने तो बोला 3 तक ही आ रही है, तो इसकी टोटल लाइन्स भी कितनी होगी? 0, ठीक है। अब बोला इंफ्रारेड, तो इंफ्रारेड कहीं कहीं में आती है, n इक्वल टू 3 4 और 5, 3 में आती है, तो 3 4 और 5 तीनों की लाइन पूछ रहा है वो, ठीक है। तो तीनों की लाइन निकालने के लिए देखो, सबसे पहले n इक्वल टू 3 के लिए निकालता हूँ, तो बोलते हैं कहाँ, जहाँ से आ रही है माइनस जिसमें आ रही है, तो इसका कितना होगा 3। n इक्वल टू 4 के लिए जहाँ से आ रही है माइनस जिसमें आ रही है, तो 2। n इक्वल टू 5 जहाँ से आ रही है माइनस जिसमें आ रही है 1, तो टोटल लाइन कितनी होगी? 3 + 2 + 1 6। तो टोटल इंफ्रारेड में कितनी गिर रही है? 6। और ये यहाँ से पता भी लग रहा था, देखो ये इंफ्रारेड होगी, ये इंफ्रारेड है, और ये इंफ्रारेड, यहाँ से तो आ ही रही है ना, तो सारी लाइंस इंफ्रारेड ही हुई जितनी आ रही है, तो इसकी टोटल इंफ्रारेड ही होगी। क्लियर है ना? बस इसका फर्स्ट में कुछ नहीं है तो 0, सेकंड में कुछ नहीं है तो 0, सिर्फ 3rd की पूछता, या फिर वो नाम दे देता कि पाश्चन की बताओ, तो फिर 3 होती, ब्रैकेट की बताओ तो 2 होती, पी फंड की बताओ तो 1 होती, लेकिन उसने क्या बोला? इंफ्रारेड, तो फिर वो तीनों को जोड़ना पड़ेगा। फार इंफ्रारेड से तो आ ही रही है, तो वहाँ पे तो कोई लाइन गिरी नहीं ना, तो उसका भी फिर हर कुछ नहीं लिखेंगे। ये समझ में आया ना? स्पेक्ट्रल लाइन के क्वेश्चन कैसे करेंगे? 2 ही वेराइटी, या तो टोटल या पर्टिकुलर सीरीज। बस ये देखना है कि वो पर्टिकुलर सीरीज उस रेंज में आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर उस रेंज का ही नहीं है तो पर्टिकुलर सीरीज 0 होगा। क्लियर है? ठीक है, अब जिनको जाना है चले जाओ। हमने कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ लाइमन एंड बामर सीरीज, ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब क्या आपने को पता है ना, E बराबर बेटा hc/λ होता है। मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब एनर्जी कम, एनर्जी कम मतलब जस्ट एक ऊपर गैप वाले की होती है ना। तो n क्या, n2 क्या होगा? n1 + 1, n2 हमेशा n1 से ज्यादा ही होगा ना बस। तो लाइमन के लिए n1 क्या होता है? लाइमन 1 ही होता है ना, तो n2 क्या होगा अभी? 2। बामर के लिए n1 क्या होगा? 2, तो n2 क्या होगा बेटा? इतना समझ में आ गया? मैक्सिमम मिनिमम सीरीज लिमिट इनसे लिखना तो ठीक है। अब उसने रेशियो पूछा है किसका? मैक्सिमम लाइमन का और मैक्सिमम बामर का। तो लाइमन का और बामर का मैक्सिमम पूछा उसने। मैक्सिमम मतलब ये मतलब का पूछने का। तो इसकी वेवलेंथ कितनी होती है? 1/λ r² 1/n1² - 1/n2² अपॉन में 1/λ बामर का, ये लाइमन का था, ठीक है। r² सेम, r² से r² कट जाएगा, ठीक है। इसका 1/n1 कितना है? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/n2 कितना है? 2 का स्क्वायर 4 अपॉन में 1 इसका 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9। अब एलसीएम ले लूंगा मैं, यही ले रहा हूँ ना, 4 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा? 3/4, ठीक है। इसका एलसीएम कितना होगा? 4 9 36, 4 9 -9 4 -,
समझ में आता है ना, एलसीएम लेते सभी को, ठीक है 5/36 आएगा, ठीक है। तो फाइनली मेरे पास ये बचा ना 1/λ L अपॉन में 1/λ B इज इक्वल टू क्या है, तो 3/4 है ये, और ये क्या है, 5/36 तो इस चीज को मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ पे इसको इधर कर दूं, लैम्डा L क्या होगा 4/3 अपॉन में लैम्डा B क्या होगा 36/5, तो लैम्डा L बाय लैम्डा B कितना होगा, ऊपर 5 चले जाएगा, तो 4 into 5 अपॉन 3 into 36, 4 की टेबल में 36 आता है ना, 1 जा 9 जा, तो क्या होगा 5/3 9 जा 27। अपने को किस किस का रेशियो पूछा था, लाइमन और बामर, तो ऐसा ही है ऊपर लाइमन बामर, अगर बामर बाय लाइमन पूछता तो 27/5 कर देता, समझ में आया कैसा आएगा। तो कभी भी रेशियो वाले क्वेश्चन आ जाएगा तो समझ गए ना कैसे कर रहे हैं अपन। हाँ ये वाले लंबे जाते हैं थोड़ा, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, एनर्जी वाला होता तो मैं डायरेक्ट वो एच वाले से कर देता हूँ, ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन यहाँ एनर्जी को दिया नहीं तो गड़बड़ होगी। इधर देखो बेटा अगला क्वेश्चन ये है, इधर सारे इन एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन मतलब इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है कहाँ से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट, तो ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1 होता है पता है, एक्साइटेड मतलब n इक्वल टू दिया नहीं है इसमें, पता करना है, ठीक है क्वेश्चन मार्क ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है इन वन और मोर स्टेप तो होते ही हमेशा है, तो डायरेक्ट आएगा एक एक करके जो भी है, ठीक है। गिव राइज टू 5 लाइन, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन कितनी थी, स्पेक्ट्रल लाइन 5, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन दे रखी है इन द यूवी रीजन, यूवी रीजन मतलब n क्या होता है 1 ना, लाइमन और स्पेक्ट्रल लाइन, ठीक है। तो पूछ रहे हाउ मेनी लाइंस डज दिस ट्रांजिशन, ये जो ट्रांजिशन हो रहा है प्रोड्यूस द इंफ्रारेड रीजन, तो पहले तो उसने बोला हाउ मेनी लाइंस इंफ्रारेड में कितनी गिरेगी, तो मेरे को पहले ये तो पता होना चाहिए गिर कहाँ से रही है, तो पहले ये पता करूँगा कहाँ से गिर रही है, फिर अगर एक बार ये पता लग गया कि यहाँ से आ रही है फिर वहां से देख लो इंफ्रारेड में कितनी आ रही है, और मुझे पता है 3 इंफ्रारेड की होती है तो तीनों की निकाल लूंगा फिर जोड़ दूंगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, पहले कहाँ से आ रही है पता करना, तो उसके लिए मेरे पास देखो इस वाली चीज के लिए दो ही फॉर्मूले, या तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या फिर स्पेसिफिक वाली, तो इसने स्पेसिफिक का आंसर दिया ना, आंसर कितना दिया, एक्साइटेड मतलब मुझे नहीं पता ना कितनी, ये नहीं बोला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सिर्फ बोल दिया एक्साइटेड स्टेट, एक्साइटेड से ग्राउंड में आ रही है बेटा, एक्साइटेड का मतलब ये नहीं लिखा ना फर्स्ट एक्साइटेड से, सेकंड एक्साइटेड से, थर्ड एक्साइटेड से, कुछ गायब मतलब गायब है ना यहाँ की कुछ चीज, कहाँ से आ रही है पता नहीं, फर्स्ट से होती है तो भाई यूवी तो आ ही नहीं सकती, इंफ्रारेड तो आ ही नहीं सकता, जीरो होता फिर, ठीक है, तो कुछ तो गड़बड़ होगा ना। तो अपने को स्पेसिफिक वाला फॉर्मूला पता है ना कि जहां से आ रही है माइनस करते हैं जहां पे आ रही है, कहाँ आ रही है ग्राउंड में आ रही है ना 1 पे, इज इक्वल टू टोटल लाइन उस पर्टिकुलर सीरीज की पता लग जाती है कितनी आ रही है, 5 इसने दिए, ये फॉर्मूला आता है ना वो एक लिखाया था तुमको n माइनस n डैश इज इक्वल टू स्पेसिफिक लाइन, समझ आया फॉर्मूला, समझ आया क्या था, तो यहाँ से मिल जाएगा ना 5 + 1 हो जाएगा कुछ है, तो मुझे यहाँ से मिल गया कि कहाँ से आ रही है लाइन, छठे से आ रही है 1 में, तभी जाके 5 लाइन आ सकती है, और कोई ऑप्शन नहीं है, तो मुझे पता है छठे से आ रही है कहाँ 5 में, बेटा इधर छठे से आ रही है कहाँ 5वें में, पहले में, ये छठा है ये पहला है, किसने क्या बोला इंफ्रारेड की मुझे बताओ, तो ये तो यूवी होता है, ये होता है अपना विजिबल, फिर आता है इंफ्रारेड और इंफ्रारेड, तो मुझे सिर्फ इसने इंफ्रारेड की पूछी है ना, तो इन तीनों में कितनी लाइन आ रही देखना है, तो स्पेसिफिक निकाल लो, इसकी और इसकी और जोड़ दूंगा, तो इसकी स्पेसिफिक कैसे निकालते हैं, कहाँ से आ रहा है कहाँ पे, तो तीसरा है ना, तो 6 - 3 कितना आया, ये क्या 6 - 4 2, 6 - 5 1, तो टोटल 1 + 2 + 3 3 + 2 + 1, तो टोटल इंफ्रारेड में कितनी लाइन गिर रही है 6, तो समझ में आया ना क्या है। तो ये और ये क्वेश्चन अगर तुमको आ गया ना, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल लाइन आ रही है बस इससे वाला कुछ नहीं आ सकता,
सब घुमा फिरा के ये क्लियर है। तो अब घर पे जाके खुद से इन टॉपिक्स देखो, पहले तो क्या करोगे, जो क्वेश्चन मैंने करवाया खुद से एक बार आंसर पे हाथ रख के अप्रोच देख लेना, बन रही कि नहीं बन रही है, सॉल्व करके। अगर ये बन गया तो तुमसे बुक के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएंगे, इतना मैं बोल सकता हूँ पक्का। क्लियर है। चलो ये वाला लेक्चर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।